नमस्कार। क्लास 10 बोर्ड, एसएससी, यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। हाँ, सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। ये क्लास 10 के सिलेबस का, खासकर पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखिए, लोकतंत्र में ना ताकत कभी एक जगह नहीं रहती। हाँ, उसे बांटा जाता है सरकार के अलग अलग अंगों में, स्तरों में। क्यों? ताकि तानाशाही ना आए। और हर समूह को लगे कि हाँ भाई, हमारी भी सुनी जा रही है। बिल्कुल सही। और इससे समझने के लिए ना दो देशों की कहानियां देखते हैं। एक यूरोप का बेल्जियम, दूसरा अपना पड़ोसी श्रीलंका। अच्छा, दोनों लोकतांत्रिक देश? हाँ, दोनों लोकतांत्रिक, पर सत्ता की साझेदारी के सवाल पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले बेल्जियम की बात करें। हाँ, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश, इतना छोटा कि आप सोचिए हमारे हरियाणा से भी छोटा है। अरे वाह! और पड़ोस में फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग। आबादी भी कोई ज्यादा नहीं, करीब 1 करोड़। हरियाणा से आधी मान लीजिए। लेकिन सुना है वहाँ की जो बनावट है, जातीय बनावट, वो बड़ी जटिल है। हाँ, यही खास बात है। देखिए, 59% लोग हैं फ्लेमिश इलाके में, वो डच बोलते हैं। ओके, 40% लोग वेलोनिया इलाके में हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। और करीब 1% जर्मन बोलने वाले भी हैं। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स का क्या? वहाँ कुछ अलग था शायद। हाँ, ब्रुसेल्स में मामला एकदम उल्टा। वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच। ओह, तो देश में डच ज्यादा, पर राजधानी में फ्रेंच ज्यादा। एग्जैक्टली। और इससे हुआ तनाव। जो फ्रेंच बोलने वाले अल्पसंख्यक थे ना, वो ज्यादा अमीर और ताकतवर थे। अच्छा। और डच बोलने वालों को लगता था, जो बहुमत में थे, कि भाई हमें शिक्षा में, नौकरियों में उतना मौका नहीं मिल रहा। तो ये तनाव बढ़ा होगा फिर। बहुत ज्यादा। 1950 और 60 के दशक में तो काफी बढ़ गया, खासकर ब्रुसेल्स में। स्थिति ऐसी थी कि अगर वो लोग मिलकर नहीं चलते तो शायद देश बढ़ जाता या गृह युद्ध हो जाता। नाजुक स्थिति थी। अच्छा, अब श्रीलंका को देखें। हाँ, अब आते हैं श्रीलंका पर। भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश, आबादी करीब 2 करोड़, मतलब हरियाणा जितनी ही। और यहाँ कैसी विविधता है? यहाँ मुख्य रूप से 2 बड़े जातीय समूह हैं। सिंगला बोलने वाले करीब 74%। मेजॉरिटी? हाँ, बड़ी मेजॉरिटी। और फिर तमिल बोलने वाले लगभग 18%। और इन तमिलों में भी कुछ फर्क है? हाँ, उनमें भी 2 समूह हैं। एक श्रीलंकाई तमिल, जो वहीं के मूल निवासी हैं, करीब 13%, और दूसरे भारतीय तमिल, जिनके पूर्वज अंग्रेजों के टाइम में बागानों में काम करने भारत से लाए गए थे। और धर्म? ज्यादातर सिंगला बौद्ध हैं, तमिल ज्यादातर हिंदू या मुसलमान। और फिर दोनों ही ग्रुप्स में करीब 7% ईसाई भी हैं। तो यहाँ सिंगला समुदाय साफ बहुमत में था। 1948 में आजादी मिली, फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की? देखिए, आजादी के बाद जो सिंघला नेता थे, उन्होंने सोचा कि भाई हम बहुमत में हैं तो देश पर हमारा हक है, हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं। कुछ वैसा ही। इसी सोच को कहते हैं बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म। और इसका नतीजा? सोच सकती हूँ, कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। जो सिंगला डोमिनेटेड सरकार बनी, उसने कई ऐसे कदम उठाए, जैसे 1956 में एक कानून आया। क्या था उसमें? सिंघला को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया। तमिल भाषा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अरे, ये तो गलत था। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज में सिंघला बोलने वालों को प्राथमिकता मिलने लगी। अच्छा। और नए संविधान में तो ये भी डाल दिया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी, उसे बढ़ावा देगी। इससे तो तमिल लोगों को बहुत ज्यादा अलग थलग महसूस हुआ होगा। जाहिर, उन्हें लगा कि अभी हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे राजनीतिक अधिकार, सबका अनादर हो रहा है। नौकरियों में, शिक्षा में मौके कम हो रहे हैं। तो उन्होंने विरोध किया होगा, अपनी मांगे रखी होंगी। बिल्कुल। उन्होंने मांग की कि तमिल को भी राजभाषा बनाओ। जहां तमिल ज्यादा हैं, वहां क्षेत्रीय स्वायत्ता दो, शिक्षा, रोजगार में बराबरी दो। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। हाँ, उनकी मांगे नजरअंदाज की गईं। और जब ऐसा हुआ तो फिर टकराव बढ़ा, बहुत ज्यादा। कितना? इतना कि 1980 के दशक तक आते आते कई तमिल संगठन देश के उत्तर और पूर्व में एक अलग राज्य, तमिल ईलम की मांग करने लगे। अलग देश की मांग? हाँ, और इसका नतीजा एक भयानक गृह युद्ध, जो बहुत लंबा चला, शायद लगभग 3 दशक, 30 साल, 2009 में जाकर खत्म हुआ। और इसमें बहुत बहुत ज्यादा जाने गईं। कितनी अलग कहानी है बेल्जियम से। बिल्कुल उलट।
बेल्जियम में वो रास्ता नहीं चुना। वहां के नेताओं ने टकराव की जगह आपसी तालमेल को चुना। वो समझ गए कि एकता तभी रहेगी जब आप विविधता का सम्मान करेंगे। इसीलिए 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 1-2 बार नहीं 4 बार बदलाव किए। 4 बार? क्या किया उन्होंने ऐसा? क्या खास था उस बेल्जियम मॉडल में? देखिए, कई चीजें थीं। पहली, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषा के मंत्रियों की संख्या बराबर रखी। मतलब कोई एक ग्रुप अकेले फैसला नहीं ले सकता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। दूसरी बात, केंद्र की कई शक्तियां जो इंपॉर्टेंट पावर्स थीं, वो दोनों क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दे दी। और ये राज्य सरकारें केंद्र के नीचे नहीं थीं, मतलब वो ऑटोनॉमस थीं। इंडिपेंडेंट। हाँ, कह सकते हैं। फिर तीसरी चीज, राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई, जिसमें दोनों भाषा वालों का बराबर प्रतिनिधित्व था। क्योंकि वहाँ फ्रेंच ज्यादा थे, तो ये बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल। और चौथी और सबसे अनोखी चीज थी एक तीसरे लेवल की सरकार। वो कौन से? उसे कहा गया सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका चुनाव भाषा के आधार पर होता था। डच, फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले अपनी अपनी सरकार चुनते थे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों। मतलब वोट भाषा के आधार पर, जगह के आधार पर नहीं। हाँ, और ये सरकार देखती थी सांस्कृतिक मामले, शिक्षा से जुड़े मामले, भाषा से जुड़े मामले। वाह, ये तो सच में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में। है, जटिल तो है ये व्यवस्था, पर इसने काम किया। इसने बेल्जियम को टूटने से, गृह युद्ध से बचा लिया। देश एक साथ रहा। और आज ब्रुसेल्स तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। सही कहा, जो खुद शांतिपूर्ण सहयोग का एक बड़ा प्रतीक है। ये बेल्जियम की सफलता ही है। तो इन दोनों कहानियों से जो सबक मिलता है वो तो एकदम साफ है। क्या सबक है? यही कि बेल्जियम ने दिखाया, अगर आप सत्ता को बांटते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, तो देश मजबूत होता है, एकता बढ़ती है। बिल्कुल। और श्रीलंका का उदाहरण एक चेतावनी है कि अगर बहुमत अपनी ताकत के जोर पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को दबाएगा, तो नतीजा सिर्फ टकराव होगा, बिखराव होगा, देश कमजोर होगा। तो लोकतंत्र के लिए, खासकर जहां इतनी विविधता हो, बहुत जरूरी है कि सबका सम्मान हो और फैसले मिलजुल कर लिए जाएं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये थी बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी और सत्ता की साझेदारी के ये अहम सबक। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे जैसे विविधता भरे समाज में सत्ता का बंटवारा कैसे हो कि सब संतुष्ट रहें और देश आगे बढ़े। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें सोचते रहना चाहिए। चलिए, इसी विचार, सत्ता की साझेदारी जी, ये न सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं के लिए जरूरी है, बल्कि एसएससी, यूपीएससी और दूसरी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके पीछे ना मोटे तौर पर 2 वजहें दी जाती हैं। अच्छा, 2 वजह हैं। हाँ, एक तो है समझदारी भरी वजह, जिसे हम युक्तिपरक या प्रूडेंशियल कह देते हैं, और दूसरी है नैतिकता से जुड़ी वजह। प्रूडेंशियल और मॉरल। हाँ, इन दोनों को समझना एक तरह से लोकतंत्र को ठीक से समझने जैसा ही है। ठीक है, तो पहले ये समझदारी वाली वजह क्या है? मतलब युक्तिपरक तर्क का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सत्ता मतलब पावर अलग अलग सामाजिक समूहों या पार्टियों में बटी हो, तो देश में झगड़े कम होते हैं, टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। अच्छा। सोचिए, अगर सारी की सारी ताकत किसी एक ही समूह के हाथ में आ जाए तो बाकी समूहों को लगेगा कि भाई हमारी तो सुनी नहीं जा रही, हमें दबाया जा रहा है। हाँ, ये तो है, अनदेखा महसूस करेंगे वो। बिल्कुल। और इससे क्या होता है, देश में तनाव बढ़ सकता है, अस्थिरता आ सकती है। हमने श्रीलंका में इसका एक दुखद उदाहरण देखा भी है। हाँ, वो तो है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ सत्ता को बांटना एक बहुत ही समझदारी का काम है। ये देश को जोड़े रखने और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। संक्षेप में कहें तो संघर्ष रोकता है और स्थिरता लाता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। टकराव टालना और स्थिरता, ये तो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन फिर ये नैतिक कारण क्या चीज है? ये कैसे अलग है समझदारी वाले कारण से? हाँ, देखिए, नैतिक कारण जो है वो लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा है। लोकतंत्र का असल मतलब ही क्या है? लोगों का शासन। बिल्कुल, लोगों का शासन। सत्ता असल में जनता की होती है, किसी एक व्यक्ति, समूह या पार्टी की जागीर नहीं। सही। तो जब सत्ता का बंटवारा होता है और आम नागरिक भी मतलब किसी न किसी तरह से शासन के कामकाज में भागीदार बनते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है।
लोगों को लगता है कि हाँ भाई, ये हमारी सरकार है। हाँ, एक अपनेपन का भाव आता है। बिल्कुल। ये बराबरी और सम्मान का भाव पैदा करता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये नागरिकों में समानता, शासन में भागीदारी और जो फैसले लिए जाते हैं उनकी वैधता को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो मतलब एक कारण कहता है भी सत्ता बांटो ताकि झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे, ये हुआ व्यवहारिक। हाँ, और दूसरा कहता है कि सत्ता बांटनी ही चाहिए क्योंकि यही सही तरीका है, यही लोकतंत्र है, ये हुआ नैतिक। एकदम सही पकड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये सत्ता बंटती कैसे, मतलब इसके तरीके क्या हैं, क्या रूप हैं इसके? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, आज के जमाने के जो लोकतंत्र हैं उनमें हमें सत्ता के बंटवारे के मुख्य रूप से 4 तरीके दिखाई देते हैं। 4 तरीके। जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो न्याय करती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बिल्कुल। इसे सत्ता का क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अंग एक दूसरे पर नजर रखते हैं। अच्छा, चेक्स एंड बैलेंसेस। जी हाँ, वही नियंत्रण और संतुलन, ताकि कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर सके। भारत में आप देखिए, संसद, सरकार और अदालतें ये इसी तरह काम करते हैं। ये संतुलन बनाता है। ये सुनने में तो बहुत संतुलित लगता है, पर कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि इसमें फैसले लेने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है जब सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं? ये एक वाजिब सवाल है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन लोकतंत्र में ना सोच समझकर और सबकी राय लेकर फैसला करना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, भले ही उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। ठीक है, तरों के बीच मतलब जैसे केंद्र और राज्य। हाँ, बिल्कुल। केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें और फिर स्थानीय सरकारें जैसे पंचायत या नगर पालिका, इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा, वर्टिकल। हाँ, इसी व्यवस्था को हम संघवाद या फेडरलिज्म भी कहते हैं। हाँ। जैसे भारत में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए जरूरी मुद्दे देखती है, रक्षा, विदेश नीति वगैरह। राज्य सरकारें अपने राज्य के मामले देखती हैं, पुलिस, स्वास्थ्य, और स्थानीय सरकारें अपने गांव या शहर की जरूरतें पूरी करती हैं। इससे शासन लोगों के करीब पहुंचता होगा? बिल्कुल, प्रशासन लोगों के नजदीक आता है। अच्छा, तो ये हुआ अंगों और स्तरों के बीच बंटवारा। लेकिन हमारे समाज में तो कई तरह के समूह होते हैं ना, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्या उनके बीच भी सत्ता बंटती है? बिल्कुल, ये तीसरा तरीका है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये खासकर उन देशों में जरूरी हो जाता है जहां काफी सामाजिक विविधता हो। जैसे भारत। हाँ, जैसे भारत। यहाँ देखिए, अनुसूचित जाति एससी और जनजाति एसटी समुदायों के लिए विधायिका में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। हाँ, रिजर्वेशन। जी, इसका मकसद यही है कि समाज के जो पिछड़े और कमजोर तबके हैं उन्हें भी सत्ता में हिस्सेदारी मिले, उनकी आवाज सुनी जाए। या फिर बेल्जियम का उदाहरण लें, वहाँ सामुदायिक सरकारें हैं जो अलग-अलग भाषा बोलने वाले समूहों को अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक मामले संभालने का अधिकार देती हैं। इससे अल्पसंख्यक समूहों में एक सुरक्षा की भावना आती है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। ये भी बहुत जरूरी है। और चौथा तरीका कौन सा है? चौथा तरीका जुड़ा है राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों से। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता बारी बारी से अलग-अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है ना? हाँ, चुनावों के जरिए बुलिकुन कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन सरकारें बनती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट्स। हाँ, जिसमें कई दल मिलकर सत्ता साझा करते हैं। फिर विपक्षी दल होते हैं जो सरकार की नीतियों की आलोचना करके उस पर एक तरह का अंकुश रखते हैं। इसके अलावा किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, छात्रों के संगठन होते हैं जिन्हें हम दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। जी। ये भी सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं। तो ये सब मिलकर पार्टियां, दबाव समूह, आंदोलन, ये सब सत्ता को किसी एक जगह सिमटने से रोकते हैं और लोकतंत्र को जीवंत, खुला और प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो सत्ता की साझेदारी सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र को चलाने का एक प्रैक्टिकल और कह सकते हैं नैतिक तरीका भी है। हाँ, इससे स्थिरता आती है, सबको लगता है कि हमारी भी भागीदारी है और सरकारें ज्यादा जवाबदेह बनती हैं। युक्तिपरक कारण स्थिरता लाता है, नैतिक कारण लोकतंत्र को असल मायने देता है, क्षैतिज बंटवारा संतुलन साधता है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा शासन को लोगों के करीब लाता है,
सामाजिक समूहों में बंटवारा सबको साथ लेकर चलना सुनिश्चित करता है और राजनीतिक दलों और समूहों के बीच बंटवारा लोकतंत्र को गतिशील रखता है। ये सब मिलकर एक बेहतर, समावेशी, स्थिर और जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाते हैं। तो ये थी सत्ता की साझेदारी की कहानी, इसके कारण और इसके अलग अलग रूप। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या बिना सत्ता को इस तरह बांटे कोई देश सही मायनों में लोकतांत्रिक कहला सकता है? अच्छा सवाल है। और हमारे अपने देश में सत्ता की साझेदारी के ये जो चारों रूप हमने डिस्कस किए, वो जमीनी हकीकत में कितने असरदार हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सत्ता की साझेदारी पर बात शुरू की थी, है ना? हमने देखा था कि कैसे बेल्जियम ने भाषाई समूहों के बीच एकता बनाए रखने के लिए साझेदारी का रास्ता चुना। और श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा हुआ। वहां बहुत संख्यकवाद से मुश्किलें बढ़ी। जी, हमने वो विवेकपूर्ण और नैतिक कारणों को भी समझा था और सत्ता के बंटवारे के जो अलग अलग रूप हैं उन पर भी बात की थी। हाँ, तो आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि ये सत्ता की साझेदारी आखिर लोकतंत्र को मजबूत कैसे करती है। बिल्कुल, और ये भी कि टकराव को कैसे रोकती है और शासन को मतलब आम लोगों के करीब कैसे लाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ कुछ साल में एक बार वोट डालना तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बारे में है कि समाज का हर वर्ग, हर तबका वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैसे शामिल हो, उनको भी लगे कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है। अच्छा, तो जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी भी हिस्सेदारी है तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमें महत्व दिया जा रहा है, सम्मान मिल रहा है, फिर जो आपसी झगड़े या मतभेद होते हैं वो बातचीत से सुलझ जाते हैं। और जो फैसले होते हैं वो ज्यादा टिकते हैं शायद। हाँ, क्योंकि उनमें ज्यादा लोगों की सहमति होती है। एक तरह से कहें तो यही सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की असली जान है, उसकी कसौटी है। और ये राजनीतिक स्थिरता मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है ना? अरे बहुत ज्यादा। इतिहास देख लीजिए, जब भी किसी एक समूह ने या नेता ने सारी ताकत अपने पास रखने की कोशिश की है तो गड़बड़ हुई है, शांति फैली है। बिल्कुल। श्रीलंका का उदाहरण सामने है। सत्ता साझा करने से मना किया तो दशकों तक गृह युद्ध चला। और दूसरी तरफ बेल्जियम। हाँ, बेल्जियम ने सबको साथ लिया और देखिए वहां शांति भी है और सहयोग भी। तो सत्ता की साझेदारी जो है वो देश को टूटने से, गृह युद्ध से बचाती है। और लोगों का भरोसा बना रहता है लोकतंत्र में। सही कहा। इससे जो विविधता है मतलब डाइवर्सिटी, वो एक ताकत बन जाती है, झगड़े की जड़ नहीं। सीधी सी बात है, सत्ता बांटने से ही समाज में विश्वास और एकता टिकती है। सत्ता की साझेदारी का एक और एंगल है वो संतुलन और नियंत्रण वाला, चेक्स एंड बैलेंसेस जैसे कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ अधिकार बांटना नहीं है, बल्कि किसी एक के हाथ में जरूरत से ज्यादा मतलब असीमित शक्ति आने से रोकना भी है। क्योंकि जब पावर एक जगह जमा हो जाती है तो फिर भ्रष्टाचार का, तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब शक्ति बंटी होती है अलग अलग अंगों में, अलग अलग स्तरों पर, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये हो गई क्षैतिज साझेदारी मतलब हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। अच्छा, फिर केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, ये ऊपर से नीचे तक शक्ति बांटती हैं और एक दूसरे को संतुलित भी करती हैं। ये ऊर्ध्वाधर साझेदारी या वर्टिकल शेयरिंग। और सामाजिक समूहों के बीच भी तो होती है। बिल्कुल, जैसे अल्पसंख्यक समूहों की आवाज सुनी जाए, उनकी भागीदारी हो, और राजनीतिक दलों के बीच विपक्ष का काम ही है सत्ताधारी दल को जवाबदेह बनाए रखना। तो ये सब मिलके एक संतुलन बनाते हैं। जी, और यही संतुलन लोकतंत्र को स्वस्थ रखता है, उसे मजबूत बनाता है। लेकिन ये सिर्फ नियमों या संस्थाओं से तो नहीं होगा, इसके लिए एक सोच, एक कल्चर भी तो चाहिए। आपने एकदम पते की बात कही। अगर नेता और समाज सत्ता बांटना ही ना चाहें, तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी बेकार है। हाँ, ये तो है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब लोग विविधता का सम्मान करते हैं, अलग अलग विचारों को जगह देते हैं। अल्पसंख्यकों को सुनना, क्षेत्रीय पहचान का आदर करना, बातचीत को बढ़ावा देना, यही साझेदारी की असली संस्कृति है। एक बार फिर से बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना करें तो क्या सबक मिलता है? सबक बहुत साफ है। देखिए, दोनों देशों में विविधता थी, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, पर रास्ते अलग चुने। बेल्जियम ने सबको साथ लिया। हाँ, अकोमोडेशन का रास्ता, सबको बराबर प्रतिनिधित्व दिया। नतीजा, शांति, स्थिरता। और श्रीलंका? श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद माने मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता चुना, सिंघिला समुदाय को ज्यादा तरजीह दी। नतीजा, गृह युद्ध, हिंसा,
दशकों तक अशांति। तो मतलब सत्ता बांटो तो देश जुड़ता है, सत्ता एक जगह रखो तो बढ़ता है। बिल्कुल, यही सबक है। और ये सिर्फ इन दो देशों की बात नहीं है। हाँ, ये तो हर जगह लागू होता है। आज की दुनिया में कौन सा देश है जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग नहीं रहते? शायद कोई नहीं। तो शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सत्ता का बंटवारा सही ढंग से हो, निष्पक्ष हो। जैसे भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड। हाँ, दक्षिण अफ्रीका भी। इन सब देशों ने सामाजिक शांति के लिए सत्ता साझेदारी के अलग अलग मॉडल अपनाए हैं। भारत की संघीय व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड का बहुभाषी शासन है, दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद के बाद का संविधान है। भारत का उदाहरण तो हमारे बिल्कुल सामने है। इतनी भाषाएं, इतने धर्म, जातीय समूह। इसीलिए कामयाब है क्योंकि यहाँ सत्ता की साझेदारी की बहुत सोची समझी व्यवस्थाएं हैं। जैसे संघवाद, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। फिर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, अलग अलग राजनीतिक दल है, उनके गठबंधन बनते हैं। आरक्षण की व्यवस्था भी है। हाँ, जो समुदाय हाशिए पर रहे हैं उनके लिए आरक्षण। फिर स्वतंत्र मीडिया है, जागरूक नागरिक समाज है। ये सब मिलकर हमारे अनेकता में एकता वाले सिद्धांत को मजबूत करते हैं। तो अगर हमें सत्ता की साझेदारी का सार, मतलब एकदम निचोड़ बताना हो, तो वो क्या होगा? इसका सार बहुत सीधा सा है। हर किसी की आवाज हो, हर किसी की हिस्सेदारी हो, कोई पीछे न छूटे। ये राजनीति को सिर्फ हार जीत की लड़ाई नहीं रहने देता, बल्कि सहयोग का मंच बनाता है। मतभेदों को बातचीत में बदलता है। हाँ, और विविधता को कमजोरी नहीं, ताकत बनाता है। ये सिर्फ शासन का तरीका नहीं, ये लोकतंत्र का दर्शन है, जीने का तरीका है। तो संक्षेप में मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। सत्ता की साझेदारी मतलब शक्ति का बंटवारा। इसके विवेकपूर्ण कारण हैं झगड़ा रोकना, स्थिरता लाना, और नैतिक कारण है लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान। इसके रूप हैं क्षैतिज, सरकार के अंगों में, ऊर्ध्वाधर, सरकार के स्तरों में, सामाजिक समूहों में और राजनीतिक दलों में। और बेल्जियम मॉडल एकता का उदाहरण है, जबकि श्रीलंका मॉडल बहुसंख्यकवाद की नाकानी का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता की साझेदारी ही समानता, भागीदारी और शांति को मजबूत करती है। तो हमने देखा कि लोकतंत्र वहीं फलता फूलता है जहां सत्ता एक जगह जमा नहीं होती, बल्कि बांटी जाती है। ये ऐसा नहीं कि एक की आवाज सबसे ऊपर हो, नहीं, बल्कि कई आवाजें मिलकर एक साझा रास्ता बनाए। बेल्जियम और श्रीलंका का सबक यही है। विविधता का सम्मान करो, हर समुदाय को सुनो और एकता के लिए सत्ता साझा करो। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रखती। बिल्कुल नहीं, ये उसे सह अस्तित्व, न्याय और भागीदारी की एक जीती जागती संस्कृति बनाती है। इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचना जरूरी है कि हमारे अपने समाज और देश में अलग अलग समूहों और विचारों के बीच ये संतुलन और सम्मान बनाए रखना आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बात इस पर विचार जरूर करना चाहिए। यानी फेडरलिज्म। कभी सोचा है भारत इतना बड़ा, इतनी अलग अलग तरह की चीजें, ये देश चलता कैसे आखिर? हाँ बिल्कुल, और इसका जवाब जो है ना, वो छिपा है शक्तियों के बंटवारे में। इसी को हम संघवाद कहते हैं। मतलब सरकार के जो अलग अलग लेवल हैं, जैसे सेंटर और स्टेट्स, उनके बीच पावर्स को बांटना ताकि देश ठीक से चल सके। बिल्कुल। तो एकदम आसान भाषा में अगर कहें तो संघवाद मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार के कम से कम 2 लेवल तो होते ही हैं। एक पूरे देश के लिए, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, हाँ। और दूसरी राज्यों के लिए, है ना, मतलब राज्य सरकारें। और देखिए, भारत में तो एक तीसरा लेवल भी है, वो जो स्थानीय सरकारें होती हैं, हाँ। पंचायतें, नगर पालिकाएं। हाँ जी बिल्कुल। और इसकी सबसे खास बात यह है कि संविधान में ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही साफ साफ लिखा होता है कि किस लेवल की सरकार के पास कौन सी पावर होगी। इसे कहते हैं शक्तियों का विभाजन, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स। अच्छा, इससे होता ये है कि कोई एक लेवल वो जरूरत से ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाता। समझ गई। मतलब संविधान इसकी गारंटी देता है और इसमें बदलाव करना भी कोई आसान काम नहीं है। मतलब दोनों लेवल्स की सहमति चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल, अकेले कोई नहीं बदल सकता, दोनों की सहमति जरूरी है। पर सोचिए, अगर कभी केंद्र और राज्य में किसी बात पर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, मतभेद हो जाए, तब क्या? देखिए, उसके लिए भी व्यवस्था है। एक आजाद न्यायपालिका होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसे भारत में अपना सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का मतलब क्या है, ये समझाना और ऐसे झगड़ों को सुलझाना, ये उसी का काम है। ये भी संघवाद की एक बहुत जरूरी पहचान है। अच्छा, वैसे एक बात और, कुछ फेडरल देशों में ना ड्यूल सिटीजनशिप होती है। क्या? पर भारत में ऐसा नहीं है।
यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। हम सब सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। समझ गई। अब ये बताइए, ये एकात्मिक शासन यानी यूनिटरी सिस्टम से कैसे अलग है? उसमें क्या होता है? हाँ, देखिए, यूनिटरी सिस्टम में सारी की सारी शक्ति वो एक ही सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार। राज्य सरकारें अगर होती भी हैं तो वो केंद्र के अधीन काम करती हैं, जबकि संघवाद में, जैसा हमने कहा, शक्ति बटी होती है। अच्छा, जैसे ब्रिटेन वो एकात्मक है और भारत संघीय। एकदम सही। ब्रिटेन एकात्मक है, भारत संघीय। अब दुनिया में जो फेडरेशन बनते हैं ना, उसके भी दो मुख्य तरीके दिखते हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक है साथ आकर संघ बनाना, जिसे अंग्रेजी में कमिंग टुगेदर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कई आजाद राज्य वो मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। अपनी थोड़ी थोड़ी संप्रभुता, मतलब सोवरेनिटी, वो शेयर करते हैं। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके। दूसरा तरीका है सबको साथ लेकर चलना, यानी होल्डिंग टुगेदर। इसमें एक बड़ा देश अपनी अंदरूनी विविधता को संभालने के लिए और एकता बनाए रखने के लिए खुद ही शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट देता है। भारत ने यही वाला मॉडल अपनाया है। अच्छा, तो भारत होल्डिंग टुगेदर वाले में आता है। चलिए, अब जरा भारत की व्यवस्था को और करीब से समझते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में वो 3 लिस्ट है ना, शक्तियों के बंटवारे के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, यानी यूनियन लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, राष्ट्रीय महत्व के, जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, पैसा, बैंकिंग। हाँ। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। सिर्फ केंद्र के पास, ठीक है। और दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो किसी राज्य या क्षेत्र के लिए खास महत्व रखते हैं, जैसे पुलिस, खेती, सिंचाई, राज्य के अंदर का व्यापार। इन पर आमतौर पर राज्य सरकारें ही कानून बनाती हैं। ओके। और तीसरी वाली? समवर्ती सूची। हाँ, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का इंटरेस्ट है, जैसे शिक्षा हो गई, जंगल हो गए, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर किसी विषय पर दोनों ने कानून बना दिया और दोनों कानूनों में कोई टकराव हो गया, तो फिर केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा। ओह, तो मतलब टकराव में केंद्र का पलड़ा भारी रहेगा। हाँ जी। एक सवाल और, वो विषय जो इन तीनों लिस्ट में कहीं है ही नहीं, जैसे साइबर कानून, जब संविधान बना तब तो ये सब था नहीं। बिल्कुल सही सवाल। ऐसे विषयों को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स। और भारत में व्यवस्था ये है कि ये बची हुई सारी शक्तियां ये केंद्र सरकार के पास रहेंगी। अच्छा, ये भी केंद्र के पास? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत का सिस्टम फेडरल तो है, पर केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत दिखती है, जैसे वो समवर्ती सूची वाली बात। फिर ये अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास। हाँ, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। इसीलिए भारतीय मॉडल को कई बार कहते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा, मतलब फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी वायस। अच्छा, ये टर्म है इसके लिए। हाँ, और भी चीजें हैं, जैसे राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति केंद्र करता है। इमरजेंसी लग जाए तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। पैसों के मामले में भी केंद्र का कंट्रोल ज्यादा है। ये सब चीजें केंद्र को राज्यों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इसके पीछे सोच भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने की थी। देश बहुत विविध है, तो एक मजबूत केंद्र जरूरी समझा गया ताकि देश जुड़ा रहे, स्थिर रहे। समझ गई। तो आखिर में अगर हम समाप्त करें, तो भारत जैसे देश के लिए, इतनी विविधता वाले देश के लिए, ये संघवाद इतना जरूरी क्यों है? देखिए, भारत में कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, अलग अलग इलाके हैं। संघवाद इन सब को अपनी पहचान बनाए रखने का और साथ में फलने फूलने का मौका देता है। हाँ, ये तो है। राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, वो अपने इलाके के लोगों की जरूरतों को, उनकी उम्मीदों को शायद दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से बेहतर समझ सकती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो वो उस हिसाब से काम कर सकती हैं। सोचिए ना, क्या पूरे देश के लिए एक ही पॉलिसी हमेशा हर जगह फिट बैठेगी? शायद नहीं। तो संघवाद से अलग अलग समुदाय शांति से एक देश के झंडे तले रह पाते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की और उसकी विविधता में एकता की, आप कह सकती हैं, जान है। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में आज की बात को दोहराएं, तो हमने समझा कि संघवाद का मतलब है शक्तियों का बंटवारा अलग अलग स्तरों पर,
फिर हमने इसकी खास बातें जानी, जैसे 2 या ज्यादा स्तर की सरकार, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। हाँ, फिर भारत का जो खास संघीय ढांचा है उसको देखा, 3 सूचियां, संघ, राज्य, संवर्ती, अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और एक मजबूत केंद्र। और आखिर में ये क्यों भारत की विविधता और लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ आया। और हाँ, जाते जाते सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या केंद्र और राज्यों के बीच ये जो शक्तियों का संतुलन है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, फिक्स, या फिर समय के साथ जरूरतों के हिसाब से इसमें भी बदलाव आते रहते हैं? इस पे सोचिएगा आज जरूर। भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म के व्यावहारिक पहलू को समझते हैं। हाँ, ये सिर्फ संविधान की बात नहीं है, बल्कि ये देखना है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन असल में कैसे काम करता है बिल्कुल। और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं। हाँ, ये खासकर कक्षा 10वीं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये समझना कि जमीन पर ये सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि ये एक लगातार चलने वाली कहानी है सही। जिसमें राजनीति, क्षेत्रीय पहचान, लोगों की उम्मीदें, ये सब मतलब अहम किरदार निभाते हैं। संविधान तो देखिए शक्तियों का बंटवारा बता देता है, हाँ वो तो है। पर असल में ये बंटवारा कितना बराबरी का है, ये देश की राजनीतिक हवा, केंद्र राज्यों में कौन सी पार्टी है, उनके बीच तालमेल कैसा है, इस पर निर्भर करता है। अच्छा, तो शुरुआती दौर में मतलब आजादी के ठीक बाद ये संतुलन कैसा था? देखिए, आजादी के बाद करीब 3 दशकों तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी का, कांग्रेस का दबदबा था। हाँ वो तो था। तो इससे ऊपरी तौर पर तो स्थिरता दिखती थी, पर राज्यों की जो स्वायत्तता थी वो थोड़ी कह सकते हैं सीमित थी। मतलब राज्य अक्सर केंद्र के निर्देशों पर चलते थे, फैसले ज्यादातर केंद्रीय नेतृत्व ही लेता था। तो ढांचा तो संघीय था, पर काम करने का तरीका काफी हद तक एकात्मक जैसा था। मतलब केंद्र ज्यादा मजबूत, यानी राज्यों की अपनी आवाज उतनी बुलंद नहीं थी उस समय। पर ये स्थिति बदली होगी। हाँ, बिल्कुल बदली। 60 और 70 के दशक के अंत तक और तस्वीर बदलने लगी। कैसे? राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब में अकाली दल। अच्छा। ये दल अपनी भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय विकास के मुद्दे जोर शोर से उठाने लगे। राज्यों ने ज्यादा अधिकारों की मांग शुरू कर दी। तो इसका केंद्र राज्य रिश्तों पर क्या असर पड़ा? फिर असर तो गहरा था। राज्य सरकारें अब अपनी बात ज्यादा मजबूती से रखने लगी। हाँ। केंद्र के लिए अब राज्यों की अनदेखी करना मुश्किल हो गया। और फिर 90 के दशक से तो केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। हाँ, गठबंधन का युग। वो दौर जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता था और कई दल मिलकर सरकार बनाते थे। अच्छा, तो ये गठबंधन की राजनीति ने संघवाद को कैसे प्रभावित किया? क्या इससे केंद्र कमजोर हुआ? इसे केंद्र का कमजोर होना नहीं कहेंगे, बल्कि ये संघवाद का मजबूत होना था। अच्छा, कैसे? अब केंद्र को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सहयोगी दलों से, जिनमें कई क्षेत्रीय पार्टियां होती थी, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ता था। क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गए। शक्ति का संतुलन केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर हुआ, ज्यादा बराबर हुआ। ओके। इसी को अक्सर सहकारी संघवाद कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद? हाँ, जहां केंद्र और राज्य प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी बनकर काम करते हैं। हाँ। जैसे जीएसटी काउंसिल है ना, हाँ, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। केंद्र और सभी राज्य मिलकर टैक्स पर फैसले लेते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे राजनीतिक परिस्थितियों ने संघीय ढांचे को एक नई शक्ल दी। अच्छा, अब जरा एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन। हाँ। आजादी के समय तो राज्य भाषा के आधार पर नहीं बने थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमाएं तो बस प्रशासनिक सुविधा या पुरानी रियासतों के हिसाब से थीं। अच्छा। लेकिन जल्द ही मांग उठी कि भाई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। पहली बड़ी कामयाबी मिली तेलुगु भाषियों को जी। जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना। हाँ, वो पहला राज्य था। उसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसकी सिफारिशों पर 1956 में कानून आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। हाँ, जिसने भाषा और संस्कृति को राज्यों की सीमाओं का मुख्य आधार बनाया। जी। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कई राज्य इसी प्रक्रिया में बने। पर क्या इससे देश के टूटने का खतरा नहीं था? कुछ नेताओं को तो डर था इसका। डर तो था, शुरुआत में जरूर था,
लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अच्छा। भाषा के आधार पर राज्य बनने से लोगों को लगा कि उनकी पहचान को, उनकी भाषा को सम्मान मिला है। इससे भाषाई टकराव असल में कम हुए और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। लोगों को अपनी भाषा में प्रशासन मिला, शिक्षा मिली। और भारत की भाषा नीति, यहाँ तो इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं। हाँ, ये भारत की खूबी है, अद्भुत विविधता। देखिए, हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। क्यों? ताकि कोई एक भाषा दूसरों पर हावी ना हो जाए। हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा जी। लेकिन अंग्रेजी का इस्तेमाल भी सह राजभाषा के तौर पर जारी रखा गया। साथ ही राज्यों को पूरी आजादी है अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये नीति दिखाती है कि भारत अनेकता में एकता पर यकीन करता है, एकरूपता थोपने पर नहीं। सही कहा। अच्छा, केंद्र राज्य संबंधों की इस पूरी कहानी में न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है? न्यायपालिका तो संविधान के संरक्षक है, गार्डियन है। हाँ। केंद्र और राज्यों के बीच जब भी शक्तियों के बंटवारे को लेकर या टैक्स को लेकर या मान लीजिए नदी जल जैसे मुद्दों पर विवाद होता है, जो अक्सर होते हैं, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करता है। कोर्ट ये पक्का करता है कि न तो केंद्र अपनी सीमाओं से बाहर जाए और ना ही राज्य। इससे वो संघीय संतुलन बना रहता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र की कामयाबी में इस संघीय ढांचे का बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हाथ है। इसी व्यवस्था ने भारत की इतनी बड़ी विविधता को एक साथ रखा है। अलग अलग भाषा, संस्कृति, क्षेत्र के लोगों को लगता है कि शासन में उनकी हिस्सेदारी है, उनकी आवाज सुनी जाती है। सही। शायद इसीलिए कई दूसरे देशों की तरह भारत अपनी विविधताओं के बावजूद बिखरा नहीं, एकजुट और मजबूत बना रहा। लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि राज्यों और स्थानीय स्तर पर भी मजबूत हुआ है। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय संघवाद एक शुरुआती केंद्रीकृत व्यवस्था से निकलकर ज्यादा सहयोगी और लचीला बना है। हाँ, जिसमें राज्यों की भूमिका बड़ी है और विविधता का सम्मान हुआ है। बिल्कुल सही कहा। ये भारत के लोकतंत्र की जीवंतता का एक अच्छा प्रमाण है। अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। आज का जो डिजिटल युग है, जहां सूचना इतनी तेजी से फैलती है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, ऐसे में भारत के संघीय ढांचे के सामने भविष्य में कौन सी नई चुनौतियां आ सकती हैं या शायद नए अवसर? दिलचस्प सवाल है, जरूर सोचना चाहिए इस पर। हाँ, सोचिएगा जरूर। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई सरकार तो दिल्ली में है या फिर राज्यों की राजधानियों में, लेकिन भारत में जो शासन है ना, वो असल में हमारे गांव, हमारे गली मोहल्लों तक फैला हुआ है। और ये समझना बोर्ड परीक्षाओं के लिए और खासकर जो छात्र एसएससी, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अहम है। हाँ, बिल्कुल। केंद्र और राज्य सरकार के बारे में तो हम काफी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर आज हम सरकार के तीसरे और कह सकते हैं सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर, मतलब स्थानीय स्वशासन, उसको जरा समझते हैं। और ये तीसरा स्तर, मतलब इसकी जरूरत ही क्या है? सोचिए ना, अगर गांव में कोई सड़क बननी है या मान लीजिए शहर के किसी मोहल्ले में सफाई का काम ठीक से नहीं हो रहा, तो उसका सबसे अच्छा हल कौन निकाल सकता है? हाँ, जाहिर है जो लोग वहीं रहते हैं, है ना? यहीं से स्थानीय सरकार का महत्व समझ आता है। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। तो आजादी के बाद जब देश आगे बढ़ा तो इस तीसरे स्तर की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या बदला चाह? हाँ, देखिए, शासन का जो नजरिया था वो बदला। अब जोर सेवा पर था, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने पर, और जो स्थानीय मुद्दे थे जैसे पीने का पानी, छोटी सड़कें, सफाई, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, इनके लिए समाधान भी तो स्थानीय ही चाहिए थे ना। हाँ, ये बात तो है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नागरिकों की सीधी भागीदारी। सोचिए, जब लोग खुद पंचायत की बैठक में जाते हैं या वार्ड सभा में अपनी बात रखते हैं, वोट डालते हैं, तो लोकतंत्र सिर्फ मतलब किताबों में नहीं रहता, वो सच में जीने लगता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का असली अभ्यास है ये। अच्छा, तो इसी से जुड़ा है वो शब्द विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। सही कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। विकेंद्रीकरण यानी शक्ति और जिम्मेदारी को ऊपर से नीचे, मतलब केंद्र और राज्य से स्थानीय सरकारों तक पहुंचाना। ठीक है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि जो फैसले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं, वो उनके सबसे करीब लिए जाने चाहिए। इसके फायदे भी हैं,
जैसे ऊपर की सरकारों का बोझ थोड़ा कम हो जाता है, काम स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से शायद ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, जवाबदेही बढ़ती है और हाँ, स्थानीय नेतृत्व भी उभरता है। लेकिन क्या ये शुरू से ही इतना आसान था? मतलब क्या शुरुआती कोशिशें कामयाब रही थी? नहीं, उतनी नहीं। देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव तो दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज का, और वो एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन असल में क्या हुआ कि पैसों की कमी रही, चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे और ये पंचायतें राज्य सरकारों पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं, तो वो व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाई। अच्छा, तो फिर वो बड़ा वाला मोड़ कब आया जिसने इसे सही मायने में ताकत दी? हाँ, वो ऐतिहासिक मोड़ आया 1992 में, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास हुआ। इन संशोधनों ने क्या किया कि पंचायतों को यानी ग्रामीण स्थानीय सरकारों को और नगर पालिकाओं को यानी शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं था, इसने इन स्थानीय निकायों को भारतीय संघवाद का एक मजबूत तीसरा स्तंभ बना दिया। चलिए, पहले 73 में संशोधन की बात करते हैं, यानी पंचायती राज जो गांव के लिए है। इसमें क्या क्या है खास? हाँ, तो इसमें गांव के लिए 3 स्तर हैं। सबसे नीचे यानी गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत। इसके सदस्य सीधे गांव के लोग चुनते हैं और मुखिया सरपंच कहलाता है। ये रोजमर्रा के विकास कार्य देखती है। फिर उसके ऊपर ब्लॉक या तालुका स्तर पर है पंचायत समिति। ये ग्राम पंचायतों के बीच एक कड़ी का काम करती है, समन्वय बिठाती है। और सबसे ऊपर जिला स्तर पर है जिला परिषद। ये पूरे जिले में विकास के कामों की निगरानी करती है और राज्य सरकार और नीचे की पंचायतों के बीच तालमेल रखती है। और एक शब्द हम बहुत सुनते हैं, ग्राम सभा। इसका क्या रोल है? ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ग्राम सभा तो समझिए लोकतंत्र की नींव है गांव में। गांव के जितने भी वयस्क वोटर हैं ना, मतलब 18 साल से ऊपर के सभी लोग, वो इसके सदस्य होते हैं। कानूनन साल में कम से कम 2 बार इनकी बैठक होनी जरूरी है। इसमें गांव के विकास के कामों पर चर्चा होती है, क्या योजनाएं बननी है उन पर सहमति ली जाती है, और ग्राम पंचायत ने क्या काम किया उसका हिसाब भी मांगा जाता है। तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बहुत अहम है। और इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए जैसे आरक्षण वगैरह की भी कोई व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल है। और ये इन संशोधनों का एक बहुत ही क्रांतिकारी पहलू है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। और कई राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए भी आरक्षण लागू किया है। इसकी वजह से लाखों महिलाएं और वंचित समुदायों के लोग पहली बार राजनीति में और नेतृत्व की भूमिका में आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आते हैं 74th संशोधन पर। ये शहरों के लिए है ना, शहरी स्थानीय सरकार। हाँ, बिल्कुल। जैसे गांव में पंचायतें हैं, वैसे ही शहरों और कस्बों के लिए नगर पालिकाएं होती हैं। इनको भी हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। जो बहुत बड़े शहर हैं, महानगर, जैसे दिल्ली, मुंबई, वहाँ नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। जो थोड़े छोटे शहर या कस्बे हैं, वहाँ नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल होती है। और वो इलाके जो अभी गांव से शहर बन रहे हैं, ट्रांजिशन में है, वहाँ नगर पंचायत होती है। इनके जो चुने हुए मुखिया होते हैं उन्हें मेयर या अध्यक्ष कहते हैं, और इनका काम वही शहरी प्लानिंग, सड़कें, पानी, सफाई, पार्क, ये सब देखना। ठीक है। अब इन सब के चुनाव भी होते होंगे, तो ये चुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए क्या इंतजाम है? हाँ, जरूरी सवाल है। इसके लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन या SEC। इसी आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव सही समय पर निष्पक्ष तरीके से करवाए और वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करे। और ये सब काम करने के लिए, सड़क बनाने, सफाई करवाने, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है इनके पास? उसके लिए भी व्यवस्था है। हर 5 साल में राज्य सरकार एक राज्य वित्त आयोग बनाती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार जो टैक्स वगैरह जमा करती है, उसका कितना हिस्सा इन स्थानीय निकायों को दिया जाए। इसके अलावा ये स्थानीय निकाय कुछ लोकल टैक्स भी लगा सकते हैं और उन्हें राज्य और केंद्र सरकार से ग्रांट्स यानी अनुदान भी मिलते हैं। हालांकि ये बात सही है कि पैसों के लिए इनकी निर्भरता अभी भी काफी हद तक राज्य सरकारों पर रहती है। ये एक चुनौती है।
तो अगर हम पूरा देखें तो इस तीसरे स्तर का स्थानीय सरकार का भारत पर क्या असर पड़ा है? असर तो बहुत गहरा पड़ा है। देखिए, लोकतंत्र सच में आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही। महिलाओं को, हाशिए पर रहने वाले समूहों को सत्ता में सीधी हिस्सेदारी मिली है। ये सामाजिक बदलाव के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। और क्योंकि फैसले स्थानीय स्तर पर होते हैं तो ज़रूरतें बेहतर समझी जाती हैं, जिससे विकास के काम ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। और हाँ, भारत का जो संघीय ढांचा है वो अब 2 नहीं बल्कि 3 स्तरों पर मजबूत हुआ है। लेकिन क्या इसमें अभी भी कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां हैं? हाँ, चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। जैसे मैंने कहा, पैसों के लिए अभी भी काफ़ी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भरता है। कई बार अच्छे प्रशिक्षित स्टाफ की कमी होती है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आम नागरिकों की भागीदारी उतनी सक्रिय नहीं होती जितनी होनी चाहिए बैठकों में या योजनाओं में। लेकिन धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो उम्मीद है कि ये संस्थाएं और मजबूत होंगी। तो हमने समझा कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो सिर्फ केंद्र और राज्य इन 2 पर ही नहीं टिका, बल्कि स्थानीय सरकारें उसका एक तीसरा बहुत अहम और मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नहीं है, ये भागीदारी का, सहयोग का और जमीनी लोकतंत्र का प्रतीक है। सत्ता का ये जो विकेंद्रीकरण है, ये दिखाता है कि भारत अपनी इतनी विविधता के साथ भी एकता को कैसे मजबूत करता है। वाकई ये जानना काफी दिलचस्प रहा। कभी सोचिएगा कि आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव या शहर में इस स्थानीय शासन को और बेहतर और ज्यादा भागीदारी वाला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर। विषय है लोकतंत्र और विविधता। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी समाज हो, वो अलग अलग तरह के लोगों से ही बनता है ना? कोई अलग भाषा बोलता है, किसी का धर्म अलग है, कोई अलग जाति या क्षेत्र से है। इन्हें ही हम सामाजिक भिन्नताएं कहते हैं। अब लोकतंत्र में ये भिन्नताएं होना तो आम बात है, बल्कि ये तो देश की संस्कृति को और रंगीन बनाती हैं। पर यहीं एक सवाल उठता है, अगर इन्हें सही ढंग से ठीक से संभाला ना जाए तो यही चीजें तनाव और झगड़े की वजह भी बन सकती हैं। तो फिर लोकतंत्र इन अलग अलग पहचानों को शांति से एक साथ कैसे रखता है, कैसे संभालता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एक जानी मानी कहानी से, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। सोचिए, 1950 का दशक, वहां नस्ल के आधार पर कितना भेदभाव था। अश्वेत काले लोगों के लिए स्कूल, बसें, यहाँ तक कि पानी पीने की जगहें भी गोरे लोगों से अलग थीं। इसे नस्ली अलगाव कहा जाता था। हाँ, बिल्कुल। और इसी माहौल में दिसंबर 1955 में मॉन्टगोमरी शहर में एक घटना हुई थी। रोजा पार्क्स नाम की एक अश्वेत महिला थी। उन्होंने बस में अपनी सीट एक गोरे यात्री के लिए खाली करने से मना कर दिया, जबकि उस समय का कानून वो यही कहता था कि उन्हें ऐसा करना होगा। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सुनने में शायद छोटी घटना लगे, पर इसने इतिहास बदल दिया। वाकई इस एक ना ने, समझिए, एक जबरदस्त आंदोलन को जन्म दे दिया। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट। पूरा अश्वेत समुदाय, उन्होंने लगभग 1 साल तक बसों का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। कितना बड़ा कदम था ये। हाँ, और इस शांतिपूर्ण विरोध के पीछे जो प्रेरणा थे वो थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो गांधी जी की तरह अहिंसा में यकीन रखते थे। आखिरकार ये संघर्ष रंग लाया और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को बसों में इस तरह के अलगाव को गैरकानूनी ठहराना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे नागरिक अपनी आवाज उठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए बदलाव ला सकते हैं। हाँ, और ये घटना नागरिक अधिकार आंदोलन, जो करीब 1954 से 1968 तक चला, उसके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी कि भाई नस्लीय भेदभाव खत्म हो, सबको बराबर राजनीतिक अधिकार मिले, वोट डालने का हक बिना किसी रुकावट के मिले और शिक्षा जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें बराबरी हो जी। और इस संघर्ष की बड़ी जीत थी एक तो 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसने सार्वजनिक जगहों पर नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया, और दूसरा 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम, जिसने वोटिंग में बराबरी सुनिश्चित की। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि लोकतंत्र महज एक व्यवस्था नहीं है, ये नागरिकों के संघर्ष और उनकी भागीदारी से ही मजबूत होता है, विकसित होता है। अच्छा, तो ये तो हुई अमेरिका की बात, पर इन सामाजिक भिन्नताओं को समझने का एक और नजरिया है जो दुनिया भर के समाजों पर लागू होता है। ये भिन्नताएं अक्सर जन पर आधारित होती हैं,
हम किस परिवार, संस्कृति या भाषा में पैदा हुए, ये अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब ये ऊंच नीच या टकराव का आधार बन जाए। हाँ, यहीं पर दो तरह की स्थितियां समझना जरूरी है। एक होती है ओवरलैपिंग भिन्नताएं, मतलब जब एक तरह का सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों को और गहरा कर दे, उन पर हावी हो जाए। और दूसरी है क्रॉस कटिंग भिन्नताएं, यानी जब सामाजिक अंतर एक दूसरे के असर को कम करें या काटें। ओवरलैपिंग का उदाहरण तो हमने अमेरिका में देखा ही। वहाँ नस्लीय अंतर, मतलब अश्वेत बनाम श्वेत, वो काफी हद तक आर्थिक अंतर से जुड़ गया था। गरीब बनाम अमीर, यानी ज्यादातर अश्वेत गरीब थे और ज्यादातर श्वेत अमीर। जब ऐसा होता है तो समाज में बंटवारा बहुत गहरा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा ही एक और उदाहरण उत्तरी आयरलैंड का है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच जो धार्मिक मतभेद था, वो उनकी आर्थिक स्थिति से भी जुड़ गया। कैथोलिक ज्यादातर गरीब, प्रोटेस्टेंट तुलनात्मक रूप से बेहतर, और उनकी राजनीतिक पसंद से भी जुड़ गया। कैथोलिक आयरलैंड से जुड़ना चाहते थे, प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। नतीजा, दशकों तक हिंसा चली, अस्थिरता रही। इससे साफ जाहिर होता है कि जब कई तरह के सामाजिक अंतर एक ही दिशा में जाते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, तो टकराव की आशंका बढ़ जाती है। अच्छा, और इसके उलट क्रॉस कटिंग भिन्नताएं वहां होती हैं जहां एक समूह के लोग अलग अलग पहचान रखते हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, ओवरलैप नहीं करती। जैसे नीदरलैंड्स को देखें, वहां भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कैथोलिक गरीब और सारे प्रोटेस्टेंट अमीर हों। दोनों धार्मिक समूहों में आपको हर तरह की आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग मिलेंगे, इसलिए वहां धार्मिक पहचान आर्थिक पहचान पर हावी नहीं होती। समाज ज्यादा शांतिपूर्ण रहा। जी हाँ, और भारत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ देखिए, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, कितनी सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन कोई एक पहचान दूसरी सभी पहचानों पर हावी नहीं है। आपको हर धर्म में, हर क्षेत्र में अलग अलग आर्थिक वर्ग के लोग मिलेंगे, अमीर भी, गरीब भी, मध्यम वर्ग भी। ये क्रॉस कटिंग पहचानें लोगों को अलग अलग समूहों से जोड़ती हैं और समाज को बिखरने से बचाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्रॉस कटिंग भिन्नताएं समाज को जोड़ने का काम करती हैं। तो मतलब ये हुआ कि सामाजिक भिन्नताएं तो रहेंगी ही, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। और लोकतंत्र की खूबी शायद यही है कि वो लोगों को अपनी पहचान, अपनी मांगों को शांति से रखने का मौका देता है, एक मंच देता है। हाँ, बिल्कुल। पर यह जरूर ध्यान रखना होगा कि ये भिन्नताएं खतरनाक तब बन जाती हैं जब कोई एक समूह, जो अक्सर बहुसंख्यक होता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करे, या फिर जब राजनीतिक दल सिर्फ वोट पाने के लिए इन भिन्नताओं को हवा दें, उनका गलत इस्तेमाल करें। इसीलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए समानता, सहिष्णुता और सबके लिए न्याय जैसे मूल्यों को लगातार मजबूत करते रहना बहुत जरूरी है। तो आज हमने समझा कि सामाजिक भिन्नताएं क्या होती हैं, अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन ने हमें क्या सिखाया, और कैसे ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग भिन्नताएं किसी समाज की शांति और स्थिरता पर असर डालती हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि विविधता अपने आप में न तो अच्छी है न बुरी। ये ताकत तब बनती है जब इसे सम्मान मिले और सही तरीके से संभाला जाए, और ये कमजोरी या संघर्ष का कारण तब बनती है जब इसे नजरअंदाज किया जाए या कहें कि इसका गलत इस्तेमाल हो। किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है कि वो अपनी विविधता को कैसे सहेजता है, कैसे संभालता है। अपने आसपास, अपने समाज या देश में क्या आप ओवरलैपिंग या क्रॉस कटिंग सामाजिक भिन्नताओं के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? इस तरह सोचने से आपकी समझ और गहरी होगी, और हाँ, परीक्षा के लिए भी ये फायदेमंद बढ़ा रहे होगा। हैं लोकतंत्र और विविधता भाग 2। हाँ, पिछली बार हमने बात की थी कि समाज में भाषा, धर्म, जाति जैसे अंतर होते हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि भाई, जब ये सामाजिक अंतर राजनीति में घुसते हैं तो होता क्या है? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या खतरनाक? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। अच्छा, कैसे? ये निर्भर करता है। कभी कभी ये लोकतंत्र को मजबूत भी कर सकता है और कभी कभी कमजोर भी। समझ गई। तो पहले ये समझते हैं कि ये खतरनाक कब हो सकता है, मतलब वो कौन सी स्थितियां हैं जब संघर्ष बढ़ जाता है? हाँ, तो देखिए, जब ये सामाजिक विभाजन बहुत गहरे हो जाते हैं ना, और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे धर्म और आर्थिक स्थिति का जुड़ जाना, और सबसे जरूरी, अगर उन्हें ठीक से संभाला ना जाए। ठीक से संभाला ना जाए मतलब अगर उन पर ध्यान न दिया जाए या उन्हें नजरअंदाज किया जाए, तो फिर राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है और कभी कभी तो हिंसा भी हो सकती है।
हो, इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ बिल्कुल। उत्तरी आयरलैंड को देखिए, वहां क्या था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय, इनके बीच गहरा धार्मिक विभाजन था। हाँ, सुना है इसके बारे में। प्रोटेस्टेंट ज्यादातर ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे और कैथोलिक आयरलैंड के साथ, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन बात सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा, और क्या था? इसमें आर्थिक और राजनीतिक असमानता भी जुड़ गई थी। मतलब कैथोलिक समुदाय जो था वो ज्यादातर गरीब था और उन्हें भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। तो ये दोहरा विभाजन हो गया, धार्मिक भी और आर्थिक राजनीतिक भी। हाँ, और इसी वजह से वहां सालों तक हिंसक टकराव चला। बहुत मुश्किल दौर था वो, जिसे द ट्रबल्स कहते हैं। तो फिर शांति कैसे आई वहां? इतना गहरा विभाजन था। शांति आई 1998 में। एक समझौता हुआ, बेलफास्ट समझौता, और उसमें सबसे अहम बात थी सत्ता साझाकरण, पावर शेयरिंग पर सहमति बनी। पावर शेयरिंग यानी सत्ता में सबको हिस्सेदारी देना। हाँ, तो इससे सबक ये मिलता है कि अगर आप समाज के बंटवारे को, इन विभाजनों को सम्मान नहीं देंगे, उन्हें ठीक से संभालेंगे नहीं, तो वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये तो गंभीर बात है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक विभाजन हमेशा ही लोकतंत्र के लिए बुरे होते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विविधता के बावजूद लोकतंत्र मजबूत हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बार सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक हो, ये जरूरी नहीं। अच्छा। हाँ, अगर इसे समझदारी से, ठीक ढंग से संभाला जाए, तो यही विविधता लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बना सकती है। मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला और ज्यादा जवाबदेह भी। इसका कोई उदाहरण? जैसे उत्तरी आयरलैंड का था। बिल्कुल है। अपना देश भारत, सोचिए जरा, भारत से बड़ा उदाहरण क्या होगा? यहाँ कितनी तरह की विविधता है। हाँ, ये तो है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, बहुत कुछ है। सही कहा। लेकिन फिर भी यहाँ का लोकतंत्र क्या करता है? वो हर समूह को अपनी बात कहने का, अपनी चिंताएं उठाने का मौका देता है। कैसे? किन तरीकों से? चुनावों के जरिए, राजनीतिक पार्टियां हैं उनके माध्यम से, या फिर लोग आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। आप देखिए, दलित समुदाय अपने हक के लिए, समानता के लिए मांग करता है। हाँ, भाषाई समूह अपनी भाषाओं की पहचान और सम्मान चाहते हैं। हाँ। किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, सब अपने अधिकारों के लिए संगठित होते हैं, आवाज उठाते हैं। तो मतलब जब नेता और नागरिक एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना सीख जाते हैं और शांति से बातचीत करते हैं, तो विविधता कमजोरी नहीं रहती। बिल्कुल, तब वो ताकत बन जाती है। विभाजन की जगह वो एक शक्ति बन जाती है। तो फिर ये तय कैसे होता है कि नतीजा क्या होगा? सद्भाव या संघर्ष, एकता या टकराव? हाँ, ये बहुत अच्छे सवाल है। देखिए, ये मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 मुख्य कारक हैं। बिल्कुल। 3 कारक। अच्छा, वो क्या है? पहला कारक है लोग अपनी पहचान को कैसे देखते हैं। उनकी आइडेंटिटी कैसी है? पहचान को कैसे देखते हैं? मतलब अगर लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ यही हूं और कुछ नहीं, जैसे मैं सिर्फ इस धर्म का हूं या सिर्फ इस जाति का हूं, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी। अगर सोच ऐसी है तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी तरह की सोच? दूसरी है मल्टीपल आइडेंटिटीज, यानी बहु पहचान। जब लोग मानते हैं कि उनकी कई पहचानें हैं और वो सब साथ चल सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति तमिल भी हो सकता है, भारतीय भी, और एक शिक्षक भी। हाँ, समझ गए। भारत में तो अक्सर ऐसा होता है, लोग अपनी क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई पहचान के साथ साथ भारतीय पहचान को भी मानते हैं। बिल्कुल। और जब ऐसी सोच होती है तो लोकतंत्र विविधता को बेहतर ढंग से संभाल पाता है, तालमेल आसान हो जाता है। ठीक है, ये हुआ पहला कारक। अब दूसरा क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण कारक है राजनीतिक नेता, कि वो लोगों की मांगों को कैसे उठाते हैं, उनका तरीका क्या है। नेताओं की भूमिका, हाँ, ये तो बहुत अहम है। हाँ, अगर नेता सिर्फ वोट के लिए समाज को बांटने वाली बातें करते हैं, हम बनाम वो वाली सोच को हवा देते हैं, या फिर जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी जायज चिंताओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं, तो स्थिति बिगड़ सकती है, विस्फोटक हो सकती है। लेकिन अगर नेता संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग समुदायों की मांगों को सामने रखते हैं, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। सही कहा। और तीसरा कारक क्या है? तीसरा कारक है सरकार, कि सरकार इन मांगों पर प्रतिक्रिया कैसे देती है, उसका रवैया कैसा है। सरकार का रवैया, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर सरकार किसी समुदाय की जायज मांगों को दबाने की कोशिश करती है, बल का प्रयोग करती, तो क्या होगा? गुस्सा बढ़ेगा, अलगाव बढ़ेगा। इसका कोई उदाहरण? श्रीलंका, वहां सिंगली समुदाय को ज्यादा महत्व देने की जो नीति अपनाई गई, उससे तमिल लोगों में अलगाव की भावना बढ़ी, और नतीजा क्या हुआ? सालों तक चलने वाला गृह युद्ध। ओ हाँ, बहुत दुखद था वो। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बेल्जियम,
वहां भी भाषाई समूह थे, उनमें तनाव था, लेकिन सरकार ने समझदारी दिखाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सत्ता का बंटवारा किया। अलग अलग भाषाई समूहों को सरकार में, प्रशासन में बराबर की हिस्सेदारी दी। इससे देश एकजुट रहा, टूटा नहीं। तो मतलब सरकार अगर मांगों को सुने, समझे और सबको साथ लेकर चले तो स्थिरता बनी रहती? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो असमानता या भेदभाव को खत्म कर देगा। अच्छा। हाँ, लेकिन वो लोगों को इनके खिलाफ लड़ने के साधन जरूर देता है। जैसे अच्छा। अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी बात कहने का हक, और राजनीतिक समानता, हर नागरिक का वोट बराबर है, और सबसे बड़ी बात, बातचीत का रास्ता खुला रहता है। लेकिन क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। युगोस्लाविया का उदाहरण हमारे सामने है। वो भी कई जातीय समूहों वाला देश था। हाँ। लेकिन जब वहां के नेताओं ने सत्ता पाने के लिए जातीय पहचान का इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को भड़काना शुरू किया, तो क्या हुआ? भयानक गृहयुद्ध हुए और देश टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो बहुत डरावना उदाहरण है। ये दिखाता है कि विविधता को अगर बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कितना विनाश हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि लोकतंत्र इस विविधता को ताकत कैसे बना सकता है? क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए कई चीजें जरूरी हैं। पहली बात, नेता। उन्हें नफरत फैलाने के बजाय बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, नेताओं की भूमिका अहम है। और सरकार? सरकारें, उन्हें सत्ता का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। सभी समूहों को लगना चाहिए कि उनकी सुनवाई हो रही है, उनकी हिस्सेदारी है। और नागरिक, हमारी क्या भूमिका है? नागरिकों को समानता और सबकी भागीदारी को महत्व देना होगा। और राजनीतिक दलों को भी, उन्हें धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने के बजाय किस पर फोकस करना चाहिए? असली मुद्दों पर, जैसे शिक्षा, रोजगार, विकास, इन पर मुकाबला होना चाहिए, न कि पहचान के आधार पर। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का जो रिश्ता है वो इस पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान को कैसे देखते हैं, नेता कैसा व्यवहार करते हैं और सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती है। यही है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम निचोड़ यही है। और लोकतंत्र जो है वो विविधता को संभालने का सबसे अच्छा तरीका तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तभी कामयाब होता है जब समाज में आपसी सम्मान हो, निष्पक्षता हो और सबको साथ लेकर चलने की, समावेश की भावना हो। बहुत जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ, इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि एक विविध समाज में देश को जोड़ने के लिए, एकता के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? ये कि सब लोग एक जैसा ही सोचें, या फिर ये कि सबको शांति से अलग सोचने और अपनी बात कहने का अधिकार हो? आप क्या सोचते हैं? चाहे तो कमेंट में हाँ, बता बिल्कुल। सकते हैं। हम समझेंगे अगली बार कि ये जो लोकतंत्र है और समाज में जो अलग अलग पहचानें हैं, धर्म, भाषा, जाति वगैरह, इनका आपस में क्या रिश्ता है। क्योंकि ये विभाजन तो हर समाज में होते हैं, हाँ। होते ही हैं। असल सवाल ये है कि जब राजनीति में इनकी बात आती है तो क्या होता है? क्या लोकतंत्र मजबूत होता है या फिर कमजोर? इसी संतुलन को समझना है आज, तो शुरुआत कहाँ से करें? समाज में इतने सारे समूह हैं, उनकी जरूरतें सरकार तक पहुंचती कैसे हैं? देखिए, ये पहला स्टेप है। मांगों की अभिव्यक्ति, मतलब किसान हैं, मजदूर हैं या कोई धार्मिक या भाषाई समूह, वो अपनी बात रखते हैं। कैसे? राजनीतिक दलों के जरिए या आंदोलनों से? हाँ, दोनों तरीके से, दलों के जरिए, आंदोलनों के जरिए। और अगर ये मांगे शांति से रखी जाएं, तो सरकार को भी समझने में मदद मिलती है कि भाई लोगों को क्या चाहिए। अच्छा, और इसके बाद फिर पार्टियों का रोल आता है। हाँ। वो होड़ लगते हैं समर्थन पाने की। बिल्कुल, ये दूसरा चरण है, राजनीतिक मुकाबला और प्रतिनिधित्व। पार्टियां कोशिश करती हैं इन समूहों का वोट लेने की। तो वो नीतियां बनाती हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं या किसी इलाके के विकास का वादा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और अगर ये जिम्मेदारी से हो, मतलब सिर्फ वोट बैंक की तरह ना देखा जाए, तो इससे लोकतंत्र में सबकी भागीदारी बढ़ती है, वो ज्यादा समावेशी बनता है। लेकिन यहीं पर गड़बड़ भी हो सकती है ना? अगर कोई पार्टी बस अपने ही लोगों पर ध्यान दे। हाँ, ये तीसरा चरण है, जिसका नतीजा तय करता है कि क्या होगा। या तो सब साथ आएंगे या फिर टकराव होगा। ये बहुत कुछ नेताओं पर निर्भर करता है, उनके रवैये पर। हाँ, अगर वो बातचीत, इंसाफ और सत्ता में हिस्सेदारी को अहमियत देते हैं तो लोकतंत्र बढ़ता है। लेकिन अगर वो इन विभाजनों का इस्तेमाल करते हैं नफरत फैलाने के लिए, हाँ, वोट बटोरने के लिए, दुश्मनी बढ़ाने के लिए, तो फिर संघर्ष होता है, समाज बढ़ जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखें। भारत का ही उदाहरण लेते हैं।
यहाँ तो इतनी विविधता है। बिल्कुल। भारत एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, कितनी तरह की विविधता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, चुनाव हैं, अलग अलग समूहों की पार्टियां हैं। राज्यों को भी अधिकार है, आरक्षण भी है। हाँ, ये संघीय ढांचा, आरक्षण, ये सब कोशिश करते हैं कि सबको जगह मिले। इसी वजह से भारतीय लोकतंत्र इतना वाइब्रेंट है, समावेशी है। अच्छा, और बेल्जियम? वहां भी तो भाषाई तनाव था। हाँ, डच और फ्रेंच बोलने वालों के बीच, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया। सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी दी, सामुदायिक सरकारें बनाई, नतीजा शांति। दक्षिण अफ्रीका भी एक मिसाल है। बिल्कुल। रंगभेद खत्म करके लोकतंत्र के जरिए सबको बराबर अधिकार दिए। तो सबक क्या है? समानता और समावेश। इनसे बड़े बड़े विवादों भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। श्रीलंका में क्या गड़बड़ हुई? श्रीलंका का मामला दिखाता है कि बहुसंख्यकवाद कितना खतरनाक है। जब आप बहुमत के दम पर अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनते हैं तो वो लोकतंत्र नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। वहां सिंगला समुदाय को तरजीह दी गई, तमिलों को नजरअंदाज किया गया। नतीजा, भेदभाव बढ़ा और सालों तक गृह युद्ध चला। ये साफ संदेश है, बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र का दुश्मन है। और यूगोस्लाविया, वो तो टूट ही गया। हाँ, वहां भी यही हुआ। नेताओं ने सत्ता के लिए जातीय राष्ट्रवाद को भड़काया और फिर क्या हुआ? भयानक लड़ाइयां और देश कई हिस्सों में बढ़ गया। ये दिखाता है कि विविधता का गलत राजनीतिक इस्तेमाल कितनी तबाही ला सकता है। तो फिर इन विविधताओं को संभालने का सही लोकतांत्रिक तरीका क्या है? कोई गाइडलाइन है? हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। सबसे जरूरी है सत्ता की साझेदारी, मतलब पावर शेयरिंग। यानी ताकत किसी एक के हाथ में ना हो। बिल्कुल। सरकार के अलग अलग लेवल पर अलग अलग समुदायों के बीच शक्ति बटी हो, ताकि कोई एक हावी ना हो सके। और क्या जरूरी है? दूसरा, कानून का राज। सबके लिए बराबर कानून, बराबर अधिकार। धर्म, जाति, भाषा, कुछ भी हो, कानून की नजर में सब एक। तीसरा, बातचीत और सहनशीलता। मतलब अगर मतभेद हैं तो बात करो, हिंसा नहीं। और चौथा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। संवैधानिक गारंटी, कानूनी अधिकार, जैसे आरक्षण, भाषा का अधिकार, अपनी संस्कृति मानने की आजादी। अच्छा, तो जब ये सब होता है तब विविधता एक ताकत बन जाती है ना? बिल्कुल। लेकिन राजनीति खतरनाक तब होती है जब नेता इन पहचानों का गलत इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मतलब डराकर या झूठे वादे करके? हाँ, धर्म या जाति के नाम पर डराना, झूठे वादे करना, किसी एक ग्रुप को विलन बना देना, नफरत फैलाना, हिंसा भड़काना, ये सब। तब चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। नहीं, तब वो पहचान की लड़ाई बन जाती हैं और इससे लोकतंत्र बहुत कमजोर होता है। तो पूरी दुनिया के अनुभवों से क्या निचोड़ निकलता है? देखिए, फर्क तो हर समाज में होते हैं। कोई भी समाज अंतरों से मुक्त नहीं है। असली प्रॉब्लम ये अंतर नहीं है। असली प्रॉब्लम है इनके आधार पर होने वाला भेदभाव, अन्याय। लोकतंत्र तभी कामयाब होता है जब लोग अपनी अलग अलग पहचानों के साथ जीना सीखें, एक दूसरे का सम्मान करें, राजनीति को प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया माने, न कि झगड़े का। तो संक्षेप में मुख्य बातें क्या रहीं? पहली बात, सामाजिक विभाजन और राजनीति ये तो रहेंगे ही। जरूरी है उनका मैनेजमेंट। सही मैनेजमेंट होगा तो समावेशी लोकतंत्र बनेगा, गलत होगा तो हिंसा और टकराव। भारत, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका अच्छे उदाहरण, श्रीलंका, यूगोस्लाविया बुरे उदाहरण। बिल्कुल। और सफलता के लिए क्या चाहिए? समानता, बातचीत, सत्ता में हिस्सेदारी, सहनशीलता और न्याय। तो लोकतंत्र की असली ताकत मतभेदों को खत्म करने में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने, संभालने और उनका जश्न मनाने में है, मिलकर आगे बढ़ने में है। सही कहा। जब लोगों को आजादी मिलती है, बराबरी मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है, तो यही विविधता देश को आगे ले जाती है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हर आवाज को, हर पहचान को राष्ट्रीय संवाद में जगह मिले। हाँ। श्रोताओं के लिए एक सवाल है सोचने को। जरा सोचिए, हमारे अपने समाज में आसपास विविधता को कितनी जगह और कितना सम्मान मिलता है? इस पर विचार जरूर विषय करें। पर बात करेंगे। राजनीतिक दल, ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें शायद हम लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पहचानते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप किसी दूर दराज के गांव में भी चले जाएं तो लोग शायद संविधान या संसद की बारीकियां न जानते हों, पर पार्टियों, उनके निशान, नेताओं को वो जरूर जानते हैं, है ना? सही कहा। और दिलचस्प भी है कि इतनी जानी पहचानी होने के बावजूद भी
अक्सर इन्हीं पार्टियों की आलोचना भी होती है। हाँ, वही तो। भ्रष्टाचार के आरोप, अक्षमता, समाज बांटने के आरोप लगते रहते हैं। बिल्कुल, ये सब सुनने को मिलता है। तो फिर ये सवाल उठता है, अगर इतनी आलोचना है तो फिर हमें राजनीतिक दलों की जरूरत ही क्यों है? क्या मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि राजनीतिक दल असल में हैं क्या और करते क्या हैं। हाँ, पहले ये समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो राजनीतिक दल ये ऐसे लोगों का एक संगठित समूह है। इनका मकसद चुनाव लड़ना और सरकार में सत्ता हासिल करना। अच्छा, मतलब चुनाव लड़ना और सरकार बनाना? हाँ, लेकिन ये सत्ता क्यों चाहते हैं? वो इसलिए ताकि समाज के भले के लिए जो उनकी सोच है, जो नीतियां और कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं, उन पर वो अमल कर सकें। पर समाज का भला क्या है, इस पर तो सबकी राय अलग हो सकती है। बिल्कुल, यही तो पार्टियों का रोल आता है। अलग अलग पार्टियां समाज के भले को लेकर अलग अलग विचार रखती हैं। वो लोगों को समझाती हैं, यकीन दिलाती हैं कि उनकी नीतियां दूसरों से बेहतर हैं। और अगर वो जीत गए तो वो अपनी नीतियों को लागू करते हैं। तो एक तरह से पार्टियां क्या करती हैं? वे समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं और देश में जो बुनियादी राजनीतिक विभाजन है उनको दर्शाती हैं। मतलब वो किसी एक पक्ष का समर्थन करती हैं। हाँ, वे पक्षपातपूर्ण होती हैं, किसी खास नीति को, किसी खास समूह के हितों को आगे बढ़ाती हैं। अच्छा, और इन पार्टियों में होता कौन-कौन है? सिर्फ नेता? नहीं, हर राजनीतिक दल के आप कह सकते हैं 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले नेता, जो पार्टी को दिशा देते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। ठीक है। फिर होते हैं सक्रिय सदस्य। ये वो लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन चलाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और तीसरे? तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक, यानी आम लोग जो पार्टी की विचारधारा में यकीन रखते हैं, उसे वोट देते हैं। अच्छा, तो नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। हाँ, और इन्हीं तीनों के जरिए पार्टियां आम नागरिकों को सरकार से जोड़ती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पार्टी क्या है और उसमें कौन लोग होते हैं। अब आते हैं उस जरूरी सवाल पर, ये पार्टियां करती क्या है? इनके काम क्या है? इनके काम बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। पहला और सबसे साफ दिखने वाला काम है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। हाँ, ये तो है। लोकतंत्र का तो आधार ही चुनाव है। और इन चुनावों में उम्मीदवार कौन खड़ा करता है? ज्यादातर पार्टियां ही। उम्मीदवार चुनते कैसे? सब जगह एक ही तरीका है? नहीं, तरीके अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में पार्टी के सदस्य और समर्थक वोट करके चुनते हैं। भारत में? यहाँ आमतौर पर पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वही तय करते हैं। अच्छा, तो पहला काम चुनाव लड़ना, और दूसरा काम है पार्टियां नीतियां और कार्यक्रम बनाती हैं। देखिए, देश के लिए कौन सी नीतियां सही है, इस पर तो बहुत सारे मत हो सकते हैं। पार्टियां क्या करती हैं कि मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाती हैं और एक ठोस नीतिगत ढांचा पेश करती हैं। इससे वोटर को आसानी होती होगी चुनने में। बिल्कुल, वोटर के सामने कुछ साफ विकल्प होते हैं और जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार फिर आमतौर पर उन्हीं घोषित नीतियों पर काम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तीसरा काम? कानून बनाना। हाँ, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। वैसे तो कानून विधायिका बनाती है, संसद या विधानसभा, लेकिन विधायिका के ज्यादातर सदस्य किसी न किसी पार्टी के होते हैं और वो अक्सर पार्टी नेतृत्व की बात मानते हैं, जिसे पार्टी विप कहते हैं। हाँ, पार्टी लाइन फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो असल में जो सत्ता में पार्टी होती है वही तय करती है कि कौन से कानून पास होंगे। तो फिर चौथा काम तो यही हुआ कि पार्टियां ही सरकार बनाती हैं और चलाती हैं। एकदम सही। जो पार्टी चुनाव जीतती है वही सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब उसी पार्टी के होते हैं। और एक और बात, पार्टियां इन नेताओं को तैयार भी करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, तो ये भविष्य के शासकों की नर्सरी भी हैं। अच्छा, लेकिन जो पार्टियां हार जाती हैं उनका क्या रोल है? उनका भी बहुत अहम रोल है। पांचवा काम, विपक्ष की भूमिका निभाना। जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं वो विपक्ष बनती हैं। वो सरकार की नीतियों की आलोचना करती हैं, सरकार की जो विफलताएं उन्हें जनता के सामने लाती हैं। और वो अपने अलग विकल्प भी रखती हैं। हाँ, वो वैकल्पिक नीतियां पेश करती हैं। एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है ताकि सत्ताधारी दल मनमानी ना कर सके। ये तो हुई सरकार और विपक्ष की बात। आम जनता से कैसे जुड़ती हैं पार्टियां? छठा काम है जनमत तैयार करना। पार्टियां देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें उठाती हैं, उन पर बहस छेड़ती हैं, रैलियां करती हैं, अभियान चलाती हैं। इससे लोगों में राजनीतिक समझ बढ़ती है। और कई बार जो दबाव समूह होते हैं, जैसे किसान संगठन या छात्र संगठन, हाँ, वो भी अक्सर पार्टियों से जुड़े होते हैं या उनकी शाखाओं की तरह काम करते हैं। इनके जरिए भी पार्टियां लोगों की राय को शक्ल देती हैं। और सातवां,
शायद सबसे सीधा फायदा आम आदमी को। हाँ, 7वां काम है लोगों को सरकार तक पहुंचाना। देखिए, एक आम नागरिक के लिए किसी बड़े सरकारी ऑफिसर से मिलना शायद मुश्किल हो, हाँ, मुश्किल होता है। लेकिन अपने इलाके के किसी पार्टी नेता तक पहुंचना ज्यादा आसान होता है ना। बिल्कुल। तो पार्टियां लोगों और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। लोगों की जरूरतें, उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचाती हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने में मदद करती हैं। एक पुल की तरह। हाँ, एक पुल की तरह। और क्योंकि उन्हें अगले चुनाव में वोट चाहिए होते हैं, तो वो जनता की बात सुनने को मजबूर भी रहती हैं, जवाबदेह बनती हैं। तो ये 7 काम हो गए: चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, कानून बनवाना, सरकार चलाना, विपक्ष बनना, जनमत बनाना और लोगों को सरकार से जोड़ना। ये सब पार्टियां करती हैं। जरा सोचें, अगर पार्टियां ना हो तो क्या होगा फिर? सोचिए जरा, हर उम्मीदवार निर्दलीय लड़ेगा, किसी का कोई साझा कार्यक्रम नहीं होगा, कोई बड़ी नीतिगत दिशा नहीं होगी। सरकार कैसे बनेगी? वही तो। और अगर बन भी गई तो क्या वो स्थिर होगी? हर प्रतिनिधि सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करेगा। पूरे देश के बारे में कौन सोचेगा? कोई जिम्मेदारी लेगा? हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बड़े फैसले लेना तो नामुमकिन सा हो जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए, पंचायत के चुनावों में भी जहां पार्टियां आधिकारिक तौर पर नहीं लड़ती, वहां भी गांव में गुट बन जाते हैं। वो पैनल बना लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। वो असल में पार्टियों जैसा ही है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे तरीके की, किसी मशीनरी की जो अलग अलग विचारों को जमा करे, सरकार बना सके, नीतियां तय कर सके और सरकार को जवाबदेह भी ठहरा सके। और वो मशीनरी राजनीतिक दल है। हाँ, तो इसका मतलब साफ है, लोकतंत्र के काम करने के लिए पार्टियां एक ज़रूरी शर्त हैं। उनके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। तो आज हमने ये समझा कि राजनीतिक दल क्या हैं, उनके क्या हिस्से हैं, वो कौन से जरूरी काम करते हैं और लोकतंत्र के लिए वो क्यों अनिवार्य हैं, भले ही उनमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो। हाँ, ये बुनियादी बातें हैं। इस चर्चा के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि दुनिया में और भारत में कितने तरह की पार्टी प्रणालियां हैं, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, और ये भी कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए कितनी पार्टियां होनी चाहिए, 1, 2, ये बहुत सारी। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। आज के समय में जब हम पार्टियों की इतनी आलोचना सुनते हैं, उनकी कमियां देखते हैं, तो क्या हम सच में बिना पार्टियों वाले किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां संगठित पार्टियां ना हो फिर भी लोकतंत्र काम करे? अगर हाँ, तो वो कैसा दिखेगा? जरूर सोचिएगा इस पर। नमस्कार। राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ये शब्द सुनते ही चुनाव, सरकारें, ये सब दिमाग में आता है ना? बिल्कुल। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये पार्टी सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं दुनिया भर में और खास तौर पर भारत में। हाँ, क्योंकि हर देश में व्यवस्था थोड़ी अलग होती है, कहीं एक पार्टी, कहीं 2, कहीं बहुत सारी। जी, मोटे तौर पर हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय प्रणाली। अच्छा, तो एक दलीय से शुरू करते हैं। इसका मतलब तो सीधा सा है, एक ही पार्टी का शासन। हाँ, बिल्कुल। इसमें कानूनी तौर पर ही सिर्फ एक पार्टी को सरकार चलाने की इजाजत होती है। कोई दूसरा दल कंपटीशन में आ ही नहीं सकता। कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण तो चीन है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही शासन है। फिर क्यूबा, उत्तर कोरिया, वहाँ भी यही स्थिति है। कहने को चुनाव होते हैं, पर असल में लोगों के पास कोई चॉइस, कोई विकल्प नहीं होता। तो ये तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके थोड़ा खिलाफ जाता है, क्योंकि पसंद का मौका ही नहीं है। सही कहा, ये लोकतांत्रिक नहीं माना जाता। अच्छा, अब आते हैं 2 दलीय प्रणाली पर। इसमें क्या होता है? देखिए, यहाँ सत्ता मुख्य रूप से 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि और पार्टियां नहीं होती, छोटी मोटी पार्टियां हो सकती हैं, चुनाव भी लड़ सकती हैं। पर सरकार बनाने की रेस में वो पीछे रह जाती हैं। हाँ, ज्यादातर सरकार इन्हीं 2 प्रमुख दलों में से किसी एक की बनती है, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं। और यूके में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी। बिल्कुल, ये इसके क्लासिक उदाहरण हैं। इसका कुछ फायदा भी होता होगा, शायद सरकार स्थिर रहती है। हाँ, स्थिरता एक बड़ा फायदा माना जाता है। अक्सर एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ 2 पार्टियां देश की सारी विविधताओं और मतों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? सही बात है, विकल्प तो सीमित हो ही जाते हैं। हाँ, विकल्प कम रहते हैं। चलिए, अब आते हैं बहुदलीय प्रणाली पर, जो भारत में है। यहाँ तो कई सारी पार्टियां होती हैं। जी हाँ, यहाँ कई दल सत्ता के लिए मुकाबला करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव में किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता।
तो फिर सरकार कैसे बनती है? तब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत के अलावा और कहाँ है ये सिस्टम? भारत तो है ही। फ्रांस, इटली, इजराइल, जापान, कई देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। तो इसमें वोटर्स के पास ज्यादा चॉइस होती है? निश्चित रूप से अलग अलग हितों, अलग अलग विचारों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसमें कुछ चुनौती भी होगी? हाँ, चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता की। अगर गठबंधन सहयोगियों में मतलब पार्टियों में तालमेल ठीक ना बैठे तो सरकार गिरने का खतरा बना रहता है। ये तो है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है और वो मोल भाव करके ऐसी नीतियां बनवा सकती हैं जो शायद बड़ी पार्टियों के मूल एजेंडे में ना हो। तो फिर एक लोकतंत्र के लिए कितनी पार्टियां अच्छी हैं? 1, 2 या बहुत सारी? क्या कोई सही जवाब है इसका? देखिए, इसका कोई सीधा सा नंबर वाला जवाब नहीं है। ये हर देश के अपने सामाजिक और राजनीतिक हालात पर निर्भर करता है। वहाँ का इतिहास कैसा रहा है, समाज में कितने तरह के विभाजन हैं, इन सब बातों पर। जैसे अमेरिका या ब्रिटेन में 2 दलीय प्रणाली ठीक काम कर रही है, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं, धर्म, क्षेत्र, इतनी विविधता है, वहाँ ज्यादा पार्टियां जरूरी हैं? हाँ, यहाँ शायद बहुदलीय प्रणाली ही ज्यादा उपयुक्त है, ताकि समाज के अलग अलग हिस्सों को लगे कि उनकी आवाज भी सुनी जा रही है, उनका भी प्रतिनिधित्व है। समझ में आता है। भारत की विविधता को शायद 1 या 2 पार्टियां पूरी तरह समेट नहीं सकती। लेकिन ये गठबंधन सफल कैसे होते हैं? देखिए, गठबंधन तब ज्यादा सफल होते हैं जब पार्टियां सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि किन्हीं साझा सिद्धांतों या कार्यक्रमों के आधार पर एक साथ आती हैं। आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। अच्छा, चलिए अब जरा भारत पर फोकस करते हैं। आजादी के बाद यहाँ पार्टी सिस्टम कैसे बदला है? हाँ, ये जानना दिलचस्प है। भारत में पार्टी सिस्टम का विकास हम 3 मुख्य चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण था कांग्रेस के प्रभुत्व का। आजादी के बाद लगभग 1952 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत लेकर आई थी। बड़े नेता थे उनके पास। नेहरू, पटेल, गांधी जी का नाम जुड़ा था। बिल्कुल। तो पहले 3 आम चुनाव 1952, 57, 62 कांग्रेस ने बहुत आसानी से जीते। राष्ट्रीय स्तर पर कोई मजबूत विपक्ष था ही नहीं उस समय। फिर बदलाव कब आया? बदलाव आया दूसरे चरण में, जो करीब 1977 से 1989 तक चला। इसकी शुरुआत हुई इमरजेंसी 1975-77 के बाद के गुस्से से। 1977 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस केंद्र में हारी और जनता पार्टी की मिलीजुली मतलब गठबंधन सरकार बनी। तो यहीं से गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। हाँ, यहीं से गठबंधन का दौर शुरू हुआ और साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों का महत्व भी बढ़ने लगा। और तीसरा चरण? तीसरा चरण 1989 से शुरू हुआ और एक तरह से अब तक चल रहा है। ये है गठबंधन का युग। 1989 के बाद से ज्यादातर समय किसी एक पार्टी को लोकसभा में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो राष्ट्रीय पार्टियों को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के समर्थन की जरूरत पड़ने लगी। जी हाँ, राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। हमने एनडीए यानी भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन और यूपीए यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, इनको सरकारें चलाते देखा है। ये भारत के संघीय ढांचे को भी दिखाता है ना? हाँ। जहाँ राज्यों की अपनी भूमिका है। बिल्कुल। ये भारत की विविधता और संघीय संतुलन को दर्शाता है। अब एक और सवाल, ये कैसे तय होता है कि कोई पार्टी राज्य स्तर की है या राष्ट्रीय स्तर की? इन्हें मान्यता कौन देता है? ये काम भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI करता है। इसके कुछ तय नियम हैं। क्या नियम है? जैसे राज्य स्तर की पार्टी के लिए राज्य या क्षेत्रीय दल का दर्जा पाने के लिए किसी पार्टी को उस राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करना होता है। और सीटें भी जीतनी होती हैं। हाँ, 6% वोट के साथ साथ कम से कम 2 सीटें जीतना भी जरूरी है। ये पार्टियां आमतौर पर एक या कुछ राज्यों तक ही सीमित रहती हैं और वहां के स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस करती हैं। जैसे तमिलनाडु में DMK, AIADMK या ओडिशा में BJD। हाँ, या महाराष्ट्र में शिवसेना, तेलंगाना में TRS, जम्मू कश्मीर में NC, बंगाल में TMC, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। पर ये राष्ट्रीय राजनीति में खासकर गठबंधन सरकारों में अहम भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या करना होता है? राष्ट्रीय दल का दर्जा खोना मुश्किल है। इसके लिए पार्टी को लोकसभा चुनाव में या कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% मिलना चाहिए और साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होती हैं। अच्छा, तो इनका दायरा बड़ा होता है। हाँ, इनकी नीतियां और उपस्थिति देशव्यापी होती है और ये राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं।
चलिए अब भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दलों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। कांग्रेस, जैसा हमने कहा, 1885 में बनी, बहुत पुरानी पार्टी है। स्वतंत्रता संग्राम में इसकी मुख्य भूमिका रही। इनकी विचारधारा मोटे तौर पर धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और गरीबों के कल्याण के आसपास केंद्रित ही है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में बनी। हालांकि इसकी जड़ें पुराने भारतीय जनसंघ में हैं, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था। इनकी विचारधारा ये भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। इनका एक प्रमुख सिद्धांत है एकात्म मानववाद। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मजबूत शासन और आर्थिक राष्ट्रवाद पर जोर देते हैं। आजकल ये NDA गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल है बहुजन समाज पार्टी BSP। जी, BSP। इसकी स्थापना 1984 में कांशीराम जी ने की थी। ये मुख्य रूप से दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिन्हें मिला के वो बहुजन समाज कहते हैं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। इनकी प्रेरणा डॉक्टर BR अम्बेडकर की शिक्षाएं हैं। ये सामाजिक परिवर्तन और समानता पर जोर देती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका अहम स्थान रहा है। तो हमने आज पार्टी प्रणालियों के प्रकार समझे, एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय, फिर भारत की बहुदलीय प्रणाली और इसका विकास देखा, कांग्रेस के प्रभुत्व से गठबंधन योग तक। हाँ, और हमने ये भी जाना कि पार्टियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता कैसे मिलती है और कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दलों की विचारधारा क्या है। बिल्कुल। अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। गठबंधन सरकारों के इस दौर में क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय नीतियों और फैसलों पर कितना असर होता है? क्या ये असर भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करता है, या फिर कभी-कभी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियां भी पैदा करता है? इस पर सोचिएगा जरूर। कुछ मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर बात की थी। हाँ, और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। आज हम कुछ और राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय पार्टियों के महत्व और राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर बात करेंगे, और हाँ, उनमें सुधार कैसे लाया जा सकता है ये भी देखेंगे। ये चर्चा खासकर कक्षा 10 और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बाकी के राष्ट्रीय दलों से। हाँ, सबसे पहले लेते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI को। सुना ये काफी पुरानी पार्टी है। जी हाँ, 1925 में बनी थी, भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक। अच्छा, और इनकी विचारधारा? ये मार्क्सवाद लेनिनवाद पर आधारित है, मतलब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। ये संपत्ति के एक जगह जमा होने और वर्ग शोषण के खिलाफ है। और इनका प्रभाव किन राज्यों में ज्यादा है? मुख्य रूप से केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तमिलनाडु में इनका असर रहा है। ठीक है, अब आते हैं CPIM पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये CPI से अलग है। हाँ, 1964 में CPI से अलग होके बनी थी। विचारधारा तो इनकी भी मार्क्सवाद लेनिनवादी है, पर समाजवादी लोकतंत्र की इनकी अपनी समझ है। और इनका मुख्य फोकस? इनका जोर मजदूरों, किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा पर ज्यादा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में तो ये काफी मजबूत रही हैं। सरकारें भी बनाई हैं इन्होंने वाम मोर्चे के तहत। समझ गया। अब एक और राष्ट्रीय दल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC। ये तो शायद थोड़ी नई पार्टी है। हाँ, 1998 में बनी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर इसे बनाया था। और इनकी विचारधारा क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, मतलब केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों के अधिकार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। इनका चुनाव चिन्ह फूल और घास है। और इनका प्रभाव? 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया इन्हें। राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा भारत में क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों का भी बहुत जिक्र होता है। इनका क्या महत्व है? अरे, बहुत ज्यादा महत्व है। ये दल अपने अपने राज्यों या खास समुदायों की आवाज बनते हैं, जैसे स्थानीय विकास के मुद्दे, भाषा या संस्कृति की पहचान, संसाधनों का बंटवारा, ये सब। हाँ, मतलब ये स्थानीय जरूरतों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। बिल्कुल, और ये संघवाद को भी ताकत देते हैं। अक्सर राज्यों के लिए ज्यादा अधिकार और फंड्स की मांग करते हैं केंद्र से। और गठबंधन सरकारों के जमाने में तो इनकी भूमिका और बढ़ जाती होगी। निश्चित रूप से, खासकर 1989 के बाद से तो केंद्र में सरकार बनाने में अक्सर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं।
शिवसेना, डीएमके, बीजेडी, टीडीपी, टीआरएस जैसी कितनी पार्टियां राष्ट्रीय गठबंधनों का हिस्सा रही हैं। लेकिन इन पार्टियों के सामने, चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। अक्सर सुनते हैं कि पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई पार्टियों में क्या होता है कि सारे बड़े फैसले बस ऊपर के कुछ नेता ही ले लेते हैं। मतलब आम कार्यकर्ताओं की ज्यादा चलती नहीं। बिल्कुल। नियमित रूप से पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होते, कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित होती है और फिर वफादारी या परिवार को ज्यादा महत्व मिलने लगता है योग्यता से। इसी से जुड़ा हुआ है शायद वंशवाद का मुद्दा। हाँ, बिल्कुल। जब पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र और पारदर्शिता की कमी होती है तो नेताओं के लिए अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। फिर काबिलियत पीछे रह जाती है और परिवार का नाम आगे। एक और बड़ी चुनौती लगती है चुनावों में पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल। सही कहा। चुनाव आजकल बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, तो पार्टियां बड़े दानदाताओं पर निर्भर हो जाती है, जिससे शायद उनकी नीतियां भी प्रभावित होती हों। और वोटरों को लुभाने के लिए पैसे या तोहफे बांटने की खबरें भी आती हैं। हाँ, वो भी होता है। और चिंता की बात ये भी है कि कई बार जीतने के चक्कर में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी टिकट मिल जाता है। इन सब के बीच क्या मतदाताओं के पास सच में अच्छे विकल्प बचते हैं? कभी-कभी लगता है सब पार्टियां एक जैसी ही बातें कर रही हैं। ये भी एक समस्या है। कई बार पार्टियों की नीतियों और वादों में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। ऊपर से नेता भी आसानी से एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चले जाते हैं। इससे मतदाताओं के लिए चुनना मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए, सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सुधार के लिए कई स्तरों पर काम हो सकता है। एक तो है कानूनी सुधार, जैसे कि जैसे उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए अपनी आय और संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी करना, पार्टियों में नियमित आंतरिक चुनाव अनिवार्य करना, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। कानूनों के अलावा राजनीतिक और नैतिक दबाव भी बहुत जरूरी है। नागरिक, मीडिया, सामाजिक आंदोलन, ये सब पार्टियों पर ज्यादा जवाबदेह होने का दबाव बना सकते हैं। आरटीआई जैसे अभियानों ने दिखाया है कि जन जागरूकता से फर्क पड़ता है। और क्या पार्टियां खुद भी कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल, और शायद सबसे असरदार सुधार वहीं से आएगा। पार्टियों को खुद पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनानी होंगी, नियमित आंतरिक चुनाव कराने होंगे, पार्टी के अंदर अलग अलग विचारों और बहस को जगह देनी होगी। पैसे और परिवारवाद का असर कम करना होगा। हाँ, और साथ ही युवा और महिला सदस्यों को आगे लाना होगा। इसमें आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? नागरिकों की भूमिका तो सबसे अहम है। सुधार तभी सफल होंगे जब नागरिक जागरूक और सक्रिय हों। मतलब सोच समझकर वोट देना, उम्मीदवार के काम और पार्टी की नीतियों को देखना, न कि सिर्फ जाति या पैसे को। उन पार्टियों का साथ देना या उनमें शामिल होना जो पारदर्शिता लाती हैं। बहस में हिस्सा लेना, अभियानों से जुड़ना। लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है जितने कि उसके नागरिक होते हैं। तो संक्षेप में आज हमने सीपीआई, सीपीआईएम, एआईटीसी जैसी कुछ और राष्ट्रीय पार्टियों को समझा। हाँ, और क्षेत्रीय दलों की अहमियत भी जानी। साथ ही पार्टियों की चुनौतियों पर बात की, जैसे अंदरूनी लोकतंत्र की कमी, वंशवाद, धन बल का प्रभाव और विकल्पों की कमी। और सुधार के रास्ते भी देखे, कानूनी, नैतिक दबाव और पार्टियों के अंदर से सुधार। और नागरिकों की भूमिका। 100 से ज्यादा देश हैं जो कहते हैं कि वो लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों का शासन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर आप सबके लिए जो कक्षा 10 बोर्ड, एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल ये उठता है कि क्या लोकतंत्र सच में वो सब देता है जिसका वो दावा करता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। रोज हम देखते हैं गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता, तो लगता है कि क्या ये सिस्टम वाकई तानाशाही या राजशाही से बेहतर है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर लोकतंत्र के राजनीतिक नतीजों पर। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? शायद पहली बात, जवाबदेह सरकार, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। लोकतंत्र में कहते हैं सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। इसका मतलब क्या है असल में? मतलब सीधा सा है, शासक कौन चुनता है? लोग। तो उन्हें जवाब भी लोगों को ही देना पड़ेगा, है ना? हाँ। अगर सरकार मान लीजिए ठीक काम नहीं कर रही तो नागरिक सवाल कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चुनाव। हाँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इनके जरिए सरकार बदली जा सकती है। तो नेताओं में एक डर रहता है, वो मनमानी नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये डर उन्हें जवाबदेह बनाता है? हाँ,
कुछ हद तक। तानाशाही में ये कहाँ होता है? कोई डर नहीं। सही कहा। तो सैद्धांतिक तौर पर तो ठीक है, चाबी जनता के हाथ में। लेकिन क्या सरकारें वाकई सुनती हैं? यहीं पर शायद वो दूसरी बात आती है, उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। बिल्कुल। उत्तरदायी होना मतलब सरकार का नागरिकों की जरूरतें, उनकी मांगें, उनको सुनना, उन पर प्रतिक्रिया देना। कैसे? मतलब ये होता कैसे है? देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है? चर्चा होती है, लोग याचिकाएं डालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, है ना? हाँ। हाँ, ये सब तरीके हैं सरकार पर दबाव बनाने के। जैसे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा, या किसानों के अधिकारों का, या पर्यावरण का, तो कई बार आंदोलनों से नीतियां बदलती भी हैं। लेकिन ये भी तो होता है कि सरकारें सुनती नहीं हैं या टाल देती हैं। तो क्या ये उत्तरदायित्व हमेशा काम करता है? देखिए, हमेशा तो शायद नहीं, और ये लोकतंत्र की एक कह सकते हैं व्यावहारिक चुनौती है। हाँ, ये तो है। पर गैर लोकतांत्रिक सिस्टम से तुलना करे तो यहाँ कम से कम एक उम्मीद तो है। हाँ। एक व्यवस्था है आवाज उठाने की, और वो जो जन समर्थन खोने का डर है ना, हाँ, हाँ। वो सरकारों को बिल्कुल ही नजरअंदाज करने से रोकता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ है शायद तीसरा पहलू, वैधता। लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मतलब सरकार कानूनी और नैतिक रूप से सही मानी जाए। हाँ, और ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी नैतिक ताकत है कि सरकार लोगों ने चुनी है, उन पर थोपी नहीं गई। भले ही लोग सरकार के काम से खुश ना हों, और ऐसा होता है कई देशों में। हाँ, दिखता है। फिर भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई लोकतंत्र ही ठीक है, कम से कम ये हमारी चुनी हुई सरकार है। दक्षिण एशिया के सर्वे भी यही दिखाते हैं। ये दिलचस्प बात है। मतलब लोग सिर्फ आर्थिक विकास या अच्छी सुविधाओं के लिए लोकतंत्र नहीं चाहते। नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, लोग आजादी, बराबरी, अपनी बात कहने का हक, इन चीजों को भी बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, तो यहीं पर वो बहस आती है ना कि लोकतंत्र ज्यादा कुशल है या नहीं। एफिशिएंसी वाली बात। हाँ, बिल्कुल। आलोचक यही कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में तो बस बहस होती रहती है। हाँ, फैसले लेट होते हैं, फैसले धीमे होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, तो ये तानाशाही के मुकाबले अकुशल है, इनएफिशिएंट है। ये तो बहुत आम शिकायत है। लगता है कि एक मजबूत नेता हो तो फटाफट काम हो जाए। हाँ, लगता है। लेकिन जो ये धीमी प्रक्रिया है ना लोकतंत्र की, जिसमें विचार विमर्श होता है, असल में वही इसकी ताकत है। क्यों? क्योंकि फैसले जबरदस्ती से नहीं, सहमति से लिए जाते हैं। वक्त लगता है, सही है, पर ऐसे फैसलों को लोग ज्यादा आसानी से अपनाते हैं। अच्छा। और ये ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। तानाशाह के तेज फैसले वो अक्सर बाद में अस्थिरता पैदा करते हैं। तो मतलब धीमा लेकिन स्थिर, स्टेबी। बिल्कुल। एक और बात जो लोकतंत्र से जुड़ी है वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। क्या सरकारें बताती हैं कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? ये भी लोकतंत्र का एक बहुत अहम सिद्धांत है। नागरिकों को हक है जानने का कि फैसले कैसे हो रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे भारत में सूचना का अधिकार है, RTI। हाँ, बिल्कुल, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये नागरिकों को कानूनी अधिकार देता है कि वो सरकारी दफ्तरों से जानकारी मांग सकें, जैसा कोई प्रोजेक्ट कैसे पास हुआ या पैसा कैसे खर्च हुआ। ये खुलापन तो गैर लोकतांत्रिक देशों में मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, न के बराबर। यही पारदर्शिता सरकार को असल में जवाबदेह बनाती है। तो अगर हम देखें, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, वैधता, पारदर्शिता, ये सब लोकतंत्र को बेहतर बनाते हैं, भले ही कमियां हों। हाँ, बिल्कुल, कमियां हैं, व्यवहार में चुनौतियां हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर और कई मायनों में व्यवहारिक तौर पर भी ये चीजें लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। तो फिर असली परीक्षा क्या है? लोगों की संतुष्टि, पीपल्स सैटिस्फैक्शन? हाँ, ये एक बड़ा पैमाना है, और सच ये है कि कई देशों में लोग अपनी लोकतांत्रिक सरकारों से निराश हैं। हाँ, भ्रष्टाचार, अक्षमता, ये सब बातें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जब पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग किसी भी दूसरी व्यवस्था जैसे तानाशाही से ज्यादा लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? निराशा के बावजूद? शायद इसलिए कि लोकतंत्र शांतिपूर्ण बदलाव का रास्ता देता है। अगर आप नाखुश हैं तो आप विरोध कर सकते हैं, अभियान चला सकते हैं, या अगली बार किसी और को वोट दे सकते हैं बिना हिंसा के। ये बात तो है। और ये उम्मीद बनी रहती है कि सुधार होगा, सिस्टम खुद को ठीक कर सकता है। ये विश्वास लोकतंत्र बनाए रखता है। अच्छा, तो मतलब दुनिया भर के जो अध्ययन है वो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। मोटा मोटा निष्कर्ष यही है कि दुनिया भर में लोग तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं। और वो इसे सिर्फ विकास के लिए नहीं बल्कि आज़ादी, बराबरी, भागीदारी के लिए महत्व देते हैं। हाँ, ये भी सच है कि वो लोकतंत्र से बेहतर शासन और आर्थिक न्याय की उम्मीद भी करते हैं,
मतलब प्रदर्शन और स्वतंत्रता दोनों चाहिए। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो लोकतंत्र के मुख्य राजनीतिक परिणाम क्या हुए? देखिए, संक्षेप में कहें तो लोकतंत्र अपनी सारी खामियों के बावजूद नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। हाँ, ये एक उत्तरदायी, जवाबदेह और वैध सरकार देने की कोशिश करता है। नागरिकों को सरकार की आलोचना करने और उसे सुधारने का अधिकार देता है। पारदर्शिता और भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अपने नेता चुनने और बदलने की आज़ादी देता है। तो मतलब लोकतंत्र कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, पर शायद एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को सुधारने की क्षमता रखता है। एकदम सही। ये एक आदर्श व्यवस्था नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, पर उम्मीद है कि ये न्याय, समानता और लोक कल्याण की दिशा में ही आगे बढ़ता है। विषय है चलिए। लोकतंत्र और उसके आर्थिक परिणाम। मतलब क्या लोकतंत्र से देश की आर्थिक तरक्की होती है, पैसा आता है? बिल्कुल। और ये सवाल बहुत उठता है कि क्या लोकतांत्रिक सरकारें वो आर्थिक तरक्की के साथ साथ सामाजिक न्याय भी ला पाती हैं? सही सवाल है। तो चलिए, जो भी जानकारी हमारे पास है, जो दुनिया भर के अनुभव है, उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र, आर्थिक विकास और ये जो असमानता है, इनके बीच रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले आर्थिक विकास को ही देख लेते हैं। क्या ऐसा है कि लोकतांत्रिक देशों में ग्रोथ रेट, मतलब विकास की रफ्तार, तानाशाही वाले देशों से तेज होती है? उम्मीद तो यही करते हैं सब। हाँ, उम्मीद तो यही रहती है। लगता है कि भाई जहाँ लोगों की चलेगी वहाँ विकास अच्छा होगा, स्थिर होगा। लेकिन एक्चुअली जो आंकड़े हैं वो थोड़ी मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता? नहीं, कुछ स्टडीज में सामने आया है कि कई बार तानाशाही वाले देशों की विकास दर थोड़ी सी ज्यादा रही है। पर हाँ, ये अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं होता। और लंबे समय में देखें ना तो लोकतांत्रिक देश भी उतना ही अच्छा करते हैं, बल्कि कई बार ज्यादा स्थिर और बेहतर। हाँ, उदाहरण भी हैं। जैसे हम दक्षिण कोरिया या सिंगापुर को देखते हैं, तानाशाही के टाइम में तेजी से बढ़े वो। बिल्कुल। और वहीं भारत जैसे लोकतंत्र की रफ्तार शुरू में थोड़ी धीमी लगी, लेकिन फिर जापान, अमेरिका, ये तो बड़े विकसित लोकतंत्र हैं। एकदम सही। तो इससे क्या पता चलता है कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास में कोई सीधा मतलब 1-to-1 कनेक्शन नहीं है। विकास तो कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। जैसे देश के पास संसाधन कितने हैं, उसका अपना इतिहास कैसा रहा है, दुनिया में उसकी जगह कहाँ है, और सबसे जरूरी सरकार पॉलिसीज क्या बनाती है। अच्छा, तो फिर ये जो कभी-कभी लगता है कि लोकतंत्र में विकास धीमा है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, तानाशाही में क्या है, फैसला ऊपर से आया, फटाक से लागू हो गया। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल। लोकतंत्र में अरे भाई, पहले चर्चा होगी, बहस होगी, अलग अलग लोगों की, ग्रुप्स की राय ली जाएगी, तो इसमें टाइम तो लगता है। ये बात तो है। लेकिन ये जो धीमापन है ना, ये हमेशा कमजोरी नहीं है। लोकतंत्र का मकसद सिर्फ रफ्तार पकड़ना नहीं है, उसका मकसद है कि विकास ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले, टिकाऊ हो। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। मतलब तानाशाही में शायद सड़क जल्दी बन जाए, पर हो सकता है मजदूरों के हक मार लिए जाएं या पर्यावरण का ध्यान न रखा जाए। एग्जैक्टली। लोकतंत्र भले ही समय ले, पर नीतियां ज्यादा सबकी सहमति वाली, ज्यादा स्थायी होती हैं। जैसे अपने आप भारत में ही देख लीजिए, जमीन लेने के कानूनों पर कितनी बहस होती है। प्रोजेक्ट धीमे होते हैं, पर किसानों के हितों की भी तो सोचनी पड़ती है ना। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, आर्थिक असमानता, मतलब अमीर गरीब का फर्क। लोकतंत्र वोट की बराबरी तो दे देता है, एक आदमी एक वोट, पर क्या पैसे की बराबरी भी लाता है? देखिए, आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। लगभग हर लोकतंत्र में यही दिखता है कि मुट्ठी भर अमीर लोग हैं जिनके पास देश की ज्यादातर दौलत, ज्यादातर आमदनी जमा है, और करोड़ों लोग हैं जो बस गुजारा कर रहे हैं। हाँ, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में ही देख लें, जो टॉप के 20% अमीर लोग हैं, देश के आधी से ज्यादा नेशनल इनकम उनके पास है, और जो सबसे गरीब 20% है, उनके हिस्से में 10% से भी कम आता है। ये खाई तो बढ़ रही है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया में यही हाल है। अमीर और गरीब देशों के बीच भी बहुत बड़ा गैप है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोकतंत्र फैल गया तो ये असमानता अपने आप कम हो गई, नहीं। कई लोकतांत्रिक देशों में बेरोजगारी बहुत है, लाखों लोगों तक अच्छी हेल्थ केयर, साफ सफाई, ये बेसिक चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसा क्यों है? मतलब जब सबको वोट का हक है, तो सरकारें ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाती जो गरीबों के ज्यादा हक में हों? ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। एक बड़ा कारण तो ये है कि जो अमीर लोग हैं
उनका असर कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, किस तरह से? वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं, मीडिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं, नीतियां अपने फायदे में बनवा सकते हैं। गरीबों की आवाज अक्सर उतनी बुलंद नहीं हो पाती। ओहो, यानी राजनीतिक बराबरी मिल जाने से आर्थिक ताकत का पड़ला बराबर नहीं होता। बिल्कुल, और यहीं से गरीबी की समस्या भी जुड़ जाती है। लोकतंत्र है पर गरीबी भी है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी गरीबी कितनी ज्यादा है। लाखों लोगों को पीने का साफ पानी नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। हाँ, सरकार योजनाएं तो लाती हैं, जैसे मनरेगा है, पीडीएस है। हाँ, योजनाएं हैं, मनरेगा है, पीडीएस है, बिल्कुल, लेकिन उनका असर जमीन पर कितना पहुंचता है? वादे और हकीकत में अक्सर फासला रह जाता है। और दूसरे विकासशील लोकतंत्रों में भी यही दिखता है, जैसे ब्राजील हो गया या दक्षिण अफ्रीका। वहां भी भुखमरी, बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं। सही। कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकारें शायद चुनाव जीतने पर ज्यादा फोकस करती हैं, शॉर्ट टर्म उपायों पर। जो असली गहरी समस्याएं हैं उन पर उतना ध्यान नहीं जा पाता। तो फिर लोकतंत्र इस असमानता से लगातार जूझता क्यों रहता है? एक कारण तो आपने बताया, अमीरों का असर। हाँ, दूसरा, जो कल्याणकारी योजनाएं बनती भी हैं वो ठीक से लागू नहीं हो पाती। करप्शन है, सरकारी लेट लतीफ़ी है, जिसे लाल फीताशाही कहते हैं। ये सब गरीबों तक फायदा पहुंचने में रुकावट डालते हैं। और तीसरा शायद नेताओं की सोच, मतलब चुनाव जीतने के लिए सब्सिडी दे दी, कुछ और लुभावना वादा कर दिया। जो लंबे समय के सुधार हैं, जैसे शिक्षा, हेल्थ, रोजगार पैदा करना, उन पर शायद उतना जोर नहीं रहता। हाँ, ये भी एक एंगल है। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण बहुत सटीक है इस मामले में। रंग भेद खत्म हुआ, लोकतंत्र आ गया, सबको राजनीतिक बराबरी मिल गई। लेकिन आज भी देश की ज्यादातर दौलत और जमीन किसके हाथ में है? ज्यादातर श्वेत अल्पसंख्यकों के हाथ में। तो ये साफ दिखाता है कि सिर्फ राजनीतिक बदलाव से आर्थिक न्याय अपने आप नहीं आ जाता। उद्योगपति हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, पर्यावरण वाले लोग हैं, सबके अपने अपने हित हैं। सबके बीच तालमेल बिठाना। हाँ, बहुत मुश्किल, पर यही तो लोकतंत्र की खूबी भी है। वो बहस की, मोल भाव की, सुधार की गुंजाइश देता है। तानाशाही में क्या है? ऊपर से फैसला थोप दिया, आम लोगों की जरूरतें, उनकी आवाज, वो सब दब जाती हैं। लोकतंत्र धीमा लग सकता है, पर वो ज्यादा सही, ज्यादा टिकाऊ रास्ता है। तो फिर लोकतंत्र की असली कामयाबी क्या है, अगर वो तुरंत आर्थिक विकास या बराबरी नहीं दे पाता? देखिए, असली उपलब्धि शायद ये नहीं है कि वो सारी समस्याएं चुटकी में हल कर दे। ऐसा तो होता नहीं। हाँ, वो तो है। बल्कि असली बात यह है कि लोकतंत्र एक मंच देता है, एक शांतिपूर्ण संस्थागत तरीका देता है असमानता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, बदलाव की मांग करने का। मतलब लोग संगठन बना सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार काम नहीं कर रही तो वोट से उसे बदल सकते हैं। सत्ता पर सवाल उठाने की ये जो आजादी है ना, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो लोकतंत्र तेज आर्थिक विकास या पूरी तरह समानता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन तानाशाही के मुकाबले लंबे समय में स्थिरता, न्याय और समानता की तरफ बढ़ने का एक बेहतर रास्ता जरूर देता है। बिल्कुल, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि आर्थिक असमानता और गरीबी, ये लोकतंत्र के सामने आज भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। असली विकास तो वही है जो सबका हो, समावेशी हो। मतलब देश आगे बढ़े तो उसका फायदा समाज के हर आदमी तक पहुंचे। सही का। और जाते जाते सुनने वाले होते हैं। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं भाई लोकतंत्र मतलब वोट डाल दिया, सरकार बन गई, या शायद थोड़ा आर्थिक विकास हो गया। पर बात शायद इससे कहीं आगे है ना? बिल्कुल। लोकतंत्र से उम्मीदें बहुत गहरी होती हैं, जैसे सम्मान मिलना, बराबरी का एहसास, आजादी, ये सब चीजें भी तो है। हाँ, ये सामाजिक और नैतिक पहलू। जी, तो आज इन्हीं पर जरा गहराई से बात करते हैं कि लोकतंत्र समाज को कैसे जोड़ता है, हर किसी को अहम महसूस कराता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आता है वो है असमानता और गरीबी का। क्या लोकतंत्र इसे कम कर पाता है? मतलब सिद्धांत में तो लगता है हाँ, क्योंकि हर वोट बराबर है। हाँ, सिद्धांत में तो राजनीतिक समानता है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। पर असल जिंदगी में तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है ना। हम देखते हैं कि आमदनी में, पढ़ाई लिखाई में, मौकों में काफी फर्क बना रहता है। हाँ, भारत में ही देख लीजिए, वोट का अधिकार तो सबको है, पर कई जातियां, जनजातियां, अल्पसंख्यक समूह हैं जो अब भी भेदभाव या गरीबी से जूझ रहे हैं। सही कहा। सरकारें कोशिशें तो करती हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रोजगार की योजनाएं हैं,
भेदभाव रोकने के कानून भी हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर है। फिर भी ये बदलाव इतना धीमा क्यों लगता है? देखिए, जो गहरी सामाजिक जड़ें होती है ना, सालों पुरानी सोच, वो बदलने में वक्त तो लगता है। और एक बात और है, क्या? सिर्फ सरकारी नीतियां काफी नहीं होती। असल बदलाव तो तब आता है जब नागरिक खुद आगे आते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। मतलब सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल, जब लोग न्याय की मांग करते हैं, लोकतंत्र इसका एक मंच देता है। अच्छा, और इसी भागीदारी से जुड़ा एक और अहम पहलू है सामाजिक विविधता। इतने सारे धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, लोकतंत्र इन सबको साथ कैसे रखता है? ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ी ताकत भी। चुनौती कैसे? अगर अलग-अलग समूहों के बीच के मतभेदों को ठीक से, सम्मान से नहीं संभाला गया, तो क्या हो सकता है? टकराव बढ़ सकता है, यहाँ तक कि गृह युद्ध भी। जैसे श्रीलंका में हुआ था। हाँ, श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों की जब अनदेखी हुई तो नतीजा गृह युद्ध रहा। दूसरी तरफ बेल्जियम को देखिए, वहां क्या लगता? वहां उन्होंने सत्ता साझाकरण का एक मॉडल अपनाया। अलग-अलग भाषा बोलने वालों को सरकार में बराबर की हिस्सेदारी दी। वो मॉडल काफी हद तक सफल रहा। तो लोकतांत्रिक सरकारें करती क्या हैं विविधता संभालने के लिए? देखिए, वो आमतौर पर मतभेदों को दबाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हें पहचानती हैं, उन्हें इज्जत देती हैं। अच्छा। कोशिश ये होती है कि अलग-अलग समूहों के बीच बातचीत हो, समझौता हो, किसी एक का दबदबा ना रहे, संवाद हो। इसी को हम सामाजिक समायोजन कहते हैं। भारत में जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का बनना, क्या ये इसका उदाहरण है? लोग अपनी भाषा, संस्कृति के साथ जीते हैं, पर हैं एक ही राष्ट्र का हिस्सा। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अच्छा उदाहरण है। और भारत की जो संघीय संरचना है ना, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वो भी इसमें मदद करता है। वो कैसे? क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर जो विविधताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन्हें बेहतर तरीके से समझा और संभाला जा सकता है। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी तनाव भी होता है जब किसी समूह को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही या वो पीछे छूट रहे हैं। हाँ, जैसे कभी सांप्रदायिक तनाव या क्षेत्रीय आंदोलन देखने को मिलते हैं। सही। तो लक्ष्य मतभेदों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके साथ शांति से जीना सीखना है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। हाँ, ये तो बहुत ही बुनियादी बात है लोकतंत्र के लिए। गरिमा यानी इज्जत, आत्मसम्मान। ये मानना कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, लिंग या धर्म का हो। किसी को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। बिल्कुल। जैसे महिलाओं का उदाहरण लें, पहले उन्हें कमतर समझा जाता था। लोकतंत्र ने उन्हें वोट का अधिकार दिया, पढ़ने का, काम करने का। आज महिला आंदोलन बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, इसी लोकतांत्रिक ढांचे में। और वंचित समूहों के लिए भी यह सच है। जी हाँ, भारत में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों ने इन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने लिए न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र उन्हें ये आवाज देता है। और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम? स्वतंत्रता तो लोकतंत्र की जान है। अपने विचार रखने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, अपना धर्म मानने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने, कोई भी काम करने की आज़ादी। तानाशाही में तो ये सब नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तानाशाही सरकारें सबसे पहले इन्हीं आज़ादियों पर रोक लगाती हैं। आप भारत में देखिए, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लोग खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, बहस करते हैं। हाँ, अदालतों में कानूनों को चुनौती दे सकते हैं, शांति से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सब लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के वजह से ही मुमकिन है। पर यह भी याद रखना जरूरी है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, कानून का पालन करना, ये भी जरूरी है। अच्छा, अब एक और पहलू पर आते हैं, लोगों की उम्मीदें। लोकतंत्र से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। लोग चाहते हैं गरीबी खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार मिट जाए, सबको नौकरी मिल जाए, अमन चैन हो, पूरी बराबरी आ जाए, सब कुछ, और वो भी जल्दी। और जब ये सब एकदम से नहीं होता तो फिर निराशा होती है, लोग लोकतंत्र की आलोचना करने लगते हैं। यही थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, एक सफर है। मतलब ये रातों रात सब ठीक नहीं कर सकता। नहीं,
लेकिन ये समस्याओं को पहचानने, उन पर खुलकर बहस करने और उन्हें शांति से सुलझाने के तरीके जरूर देता है। जैसे चुनाव हैं, विरोध प्रदर्शन हैं, अदालतें हैं, मीडिया है। हाँ, ये रास्ते तानाशाही में बंद होते हैं। बिल्कुल। अगर लोग सरकार के किसी फैसले से नाखुश हैं, तो वे अगले चुनाव में उसे बदल सकते हैं या अदालत जा सकते हैं। ये विकल्प होना ही बड़ी बात है। तो फिर लोकतंत्र का असली परिणाम, उसका आउटकम क्या माना जाए? सिर्फ सरकार का कामकाज? नहीं, सिर्फ उतना नहीं, हमें ये भी देखना होता है कि लोग यानी नागरिक लोकतंत्र में जी कैसे रहे हैं। क्या उनका अपनी जिंदगी पर कुछ नियंत्रण है? क्या वो अपनी बात बिना डरे कह पा रहे हैं? हाँ, क्या वो इज्जत और बराबरी के साथ जी पा रहे हैं? क्या उन्हें देश के, समाज के फैसलों में शामिल होने, अपनी राय रखने का मौका मिल रहा है? मतलब लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है, पर इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल। ये अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की इजाजत देता है। तानाशाही तो ये आज़ादी ही छीन लेती है। तो संक्षेप में कहें तो संक्षेप में, एक अच्छा लोकतंत्र वो है जहां सरकार वैध हो, लोगों के प्रति जवाबदेह हो, जहां लोगों को आज़ादी, बराबरी, न्याय मिले, जहां अलग-अलग तरह के लोगों का सम्मान हो, हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, ये नागरिकों को ताकत देता है कि वो अपने समाज को और बेहतर बना सकें। जी। तो हमने आज समझा कि लोकतंत्र के परिणाम सिर्फ आर्थिक नहीं होते, बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानवीय भी होते हैं। इसकी असली परख इसी में है कि वो लोगों की गरिमा, आज़ादी, बराबरी कैसे सुनिश्चित करता है और विविधता को कैसे संभालता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र कोई बनी बनाई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, जिसे हम नागरिक अपनी जागरूकता से, अपनी भागीदारी से ही बेहतर बनाते चलते हैं। बिल्कुल। तो अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस लोकतांत्रिक सफर को और बेहतर बनाने में एक नागरिक के तौर पर हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है, सोचिएगा जरूर। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं।